वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। तो देखिए आज अपन शुरू करने वाले टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर, न्यू चैप्टर और आई कैन कॉल इट एज व्हाट न्यू टॉपिक इन द सेम यूनिट, दैट इज और यूनिट इज अ ट्रांसफार्मर एंड द टॉपिक इज टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर. There are going to be different tests which are going to be performed on the transformer, and the main intention of conducting all this test on transformer is to understand the efficiency, voltage regulation and different performance parameters of the transformer. By conducting this test on transformer, we will estimate the values of the different parameters of the transformer. We will estimate the values of the different parameters of the transformer. If we want to estimate the value of the efficiency, then we will have to estimate the values of the losses. If we want to estimate the value of the voltage regulation, whether a transformer is giving us a better regulation or not, then in order to determine all such kind of parameters, we must know the values of the different parameters of the transformer. Different parameters means the value of the core resistance, the value of the magnetizing reactance, the values of the winding resistances, the value of the leakage reactance, how much amount of flux is being leaked through the core of the transformer. तो ऑल सच काइंड्स ऑफ चीज़ों को अगर अपन को पढ़ना होगा तो उसके लिए अपन को क्या करना होगा, डिफरेंट टेस्ट ट्रांसफार्मर के ऊपर परफॉर्म करने होंगे. क्या करने होंगे अपन को, डिफरेंट टेस्ट ट्रांसफार्मर के ऊपर परफॉर्म करने होंगे. ठीक है, तो देखिए इसमें जो टेस्ट मैं परफॉर्म करने वाला हूँ, सबसे पहले द नेम ऑफ दैट टेस्ट इज गोइंग टू बी ओपन सर्किट टेस्ट. द नेम ऑफ दैट टेस्ट इज गोइंग टू बी व्हाट, इट इज गोइंग टू बी ओपन सर्किट टेस्ट. सो जो मेरे पास टेस्ट होने वाला है, सबसे पहले इट इज गोइंग टू बी ओपन circuit test. It is going to be what, it is going to be open circuit test. तो देखिए जो ओपन सर्किट टेस्ट है ना, बेसिकली उसका मकसद क्या है, उसका इंटेंशन क्या है, मतलब क्यों अपन इस टेस्ट को परफॉर्म करने वाले हैं, और बाय कंडक्टिंग दिस टेस्ट व्हाट रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी ऑब्टेन, और व्हाट रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी ऑब्टेन. तो इन रिजल्ट्स को अपन देखेंगे कौन कौन से रिजल्ट अपन को यहाँ पे मिलने वाले. और ओपन सर्किट टेस्ट, इससे एक बात पता चलने वाला है कि ओपन सर्किट मतलब क्या, जो ट्रांसफार्मर की जो दो टर्मिनल होने वाले उसमें से किस एक टर्मिनल को अपन को ओपन करना पड़ेगा. ठीक है, और जैसे कि मैंने इसके पहले बोला कि व्हाट रिजल्ट्स वी आर गोइंग टू ऑब्टेन बाय परफॉर्मिंग दिस पर्टिकुलर टेस्ट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स व्हिच वी आर गोइंग टू ऑब्टेन बाय परफॉर्मिंग दिस पर्टिकुलर टेस्ट is nothing but the no load losses of the transformer. Open circuit test का मतलब क्या है? Open circuit is nothing but what? The circuit is open circuited. It means there is no load on the transformer. There is no load on the transformer. Whenever you will conduct the same test, जब भी अपन दूसरा टेस्ट कंडक्ट कराएंगे कोई भी एक मशीन के ऊपर, तो उसमें लोड कनेक्ट नहीं करेंगे. मतलब क्या, ओपन सर्किट हो मतलब ओपन रहेगा. जो लोड के टर्मिनल है कि जहाँ पे लोड कनेक्ट किया जाता है वहाँ पे कोई भी लोड कनेक्ट नहीं होगा, इसका मतलब ओपन सर्किट होगा. इसका मतलब क्या, नो लोड होगा. तो देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, जब मैं ओपन सर्किट टेस्ट कंडक्ट कराऊंगा ट्रांसफार्मर पे, तो पहले मैं सबसे पहले अपन का ट्रांसफार्मर निकालता हूँ. देखिए दिस इज गोइंग टू बी अ ट्रांसफार्मर, दिस इज गोइंग टू बी अ ट्रांसफार्मर, वी कैन सी इट. तो ये ट्रांसफार्मर के देखिए, दिस आर गोइंग टू बी द वाइंडिंग्स ऑफ द ट्रांसफार्मर. ठीक है, these are the windings of the transformer. तो मैं क्या करूंगा, दोनों में से किसी एक टर्मिनल पे मैं, जो मेरे पास इंस्ट्रूमेंट्स है, इंस्ट्रूमेंट्स को मैं वहां पे अटैच करूंगा, और दोनों में से किसी एक टर्मिनल को मैं ओपन करूंगा. दोनों में से किसको ओपन करूंगा, दोनों में से किसी एक टर्मिनल को मैं ओपन करूंगा. ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड है, आप किसी भी एक को क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो. लेकिन जनरली अपन जिसको ओपन करते हो वो होता है हाई वोल्टेज वाइंडिंग टर्मिनल. क्या होता है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग का जो टर्मिनल होगा उसको अपन क्या करते हैं, ओपन करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहली बात अपन क्या करेंगे, ओपन सर्किट टेस्ट में किसको ओपन करेंगे, दोनों में से किसी एक टर्मिनल को अपन क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे. मैं ऐसा मान रहा हूँ कि मेरे पास जो ट्रांसफार्मर है, सपोज अगर मैं बताऊँ बस ऐसे, बस मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि सपोज मेरे पास जो ट्रांसफार्मर इट इज 110/220 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है. 110 वोल्ट बाय 220 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है. इसका मतलब जो उसका सेकेंडरी वो कैसा हाई वोल्टेज वाइंडिंग है. तो इस हाई वोल्टेज वाइंडिंग को मैं क्या कर दूंगा, ओपन कर दूंगा. ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सप्लाई दूंगा. यहाँ पे क्या करूंगा, मैं सप्लाई दूंगा. मतलब क्या, लो वोल्टेज वाइंडिंग पे मैं सप्लाई देने वाला हूँ. किस पे देने वाला हूँ मैं, लो वोल्टेज वाइंडिंग पे सप्लाई देने वाला हूँ. अब मुझे एक बात पता है कि अगर मैंने इसको क्या कर दिया, इस वाइंडिंग को अगर मैंने ओपन कर दिया, इसका मतलब क्या, यहाँ पे अगर सपोज मैं इसके पहले अगर कोई लोड कनेक्ट करने वाला होगा,
या लोड कनेक्ट किया होगा, तो उस लोड को मैंने क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया। इस लोड को मैंने क्या कर दिया भाई, डिस्कनेक्ट कर दिया। अगर मैंने इस लोड को सपोज अगर डिस्कनेक्ट कर दिया, इसका मतलब क्या, मेरा जो वाइंडिंग है वो कैसा है, ओपन सर्किट हो गया। अगर वाइंडिंग ओपन सर्किट होगा, इसका मतलब जो सप्लाई से जो भी पावर आने वाली वो कहाँ होगी, पूरी की पूरी पावर क्या कर जाएगी, इस कोर में क्या कर जाएगी, इस कोर में क्या कर जाएगी, लॉसेस के फॉर्म में वेस्ट हो जाएगी मेरी पावर, लॉसेस के फॉर्म में क्या कर जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। इसका मतलब क्या, सप्लाई के साथ अगर मेरी वाइंडिंग कनेक्टेड है और दूसरी जो वाइंडिंग मेरे पास क्या है, ओपन सर्किटेड है, और मैं यहाँ से सप्लाई उसको कनेक्ट किया हूँ, तो जो भी कोई पावर आने वाली होगी सर्किट से, मतलब सप्लाई साइड से इस सर्किट के लिए पूरी की पूरी पावर क्या होने वाली है, पूरी की पूरी पावर मेरी वेस्ट जाने वाली है। और जो पावर वेस्ट होगी यहाँ पे उसको बोला जाएगा क्या, उसको बोला जाएगा क्या, दैट पावर विल बी टर्म्ड एज ए नो लोड लॉसेस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोड नहीं कनेक्टेड है, ओपन सर्किट है, तो इसका मतलब क्या, लोड कनेक्टेड नहीं, मतलब नो लोड पे जो भी कुछ पावर आने वाली, जो भी कुछ उसमें वाटमीटर का रीडिंग आने वाला होगा वो क्या होगा, बेसिकली दैट विल बी नथिंग बट दी नो लोड पावर। नो लोड पावर इज नथिंग बट व्हाट, नो लोड लॉस। क्यों लॉस, क्योंकि भाई यहाँ पे लोड कनेक्टेड नहीं है, तो इसका मतलब क्या, सप्लाई से सप्लाई के साथ उसको कनेक्टेड है, लोड कनेक्टेड नहीं। अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बी वन फॉर्म ऑफ व्हाट, वन काइंड ऑफ लॉस इज गोइंग टू ऑकर इन द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से जो भी पावर आएगी सिर्फ किस में जाएगी, आपकी कोर में ही चले जाने वाले की। लेकिन सर इस पावर को मेजर कैसे करें, इस पावर को मेजर कैसे करें, हाँ यार बहुत जरूरी है, मेजर करना चाहिए उसको मेजर करने के लिए पावर को कैसे मेजर किया जाएगा यार, याद करके देखिए, आपने आपका जो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट का जो कोर्स था उसमें अपन ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, उसमें अपन ने वाट मीटर पढ़े होंगे, वोल्ट मीटर पढ़े होंगे, और क्या पढ़ा होगा, वोल्ट मीटर पढ़ा होगा, और क्या पढ़ा होगा, वोल्ट मीटर पढ़ा होगा, ठीक है। तो देखिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको पावर को मेजर करने के लिए मैं यहाँ पे एक वाट मीटर कनेक्ट करने वाला हूँ, क्या कनेक्ट करने वाला हूँ, वाट मीटर कनेक्ट करूंगा। तो ठीक है भाई, मैं यहाँ पे एक वाट मीटर कनेक्ट करूंगा। अगर मैं वाट मीटर यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ, तो देखिए मेरा वाट मीटर मैं यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पे वाट मीटर कनेक्ट हो रहा है, ये मेरे पास क्या होगा, वाट मीटर कनेक्ट हो गया यहाँ पे, और ये उसके दो टर्मिनल एम, चार टर्मिनल होते हैं सॉरी, एल, दिस इज सी कॉमन टर्मिनल, दिस इज व्हाट वोल्टेज वी, ठीक है। दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट दी वाट मीटर, ये क्या मेरे पास वाट मीटर है, ठीक है। आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर वाट मीटर तो कनेक्ट कर दिया, एमीटर के भी बारे में बोला जाता है, एमीटर भी लगाया जाता है, हाँ भाई लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, देखना जब मैं बात, सारी बातें जब मैं डिस्कस करूंगा, तो एमीटर क्यों लगाया है यहाँ पे, वोल्ट मीटर क्यों लगाया है, वाट मीटर क्यों लगाया है, तीनों का आपको बहुत अच्छे फॉर्म में क्या पता चल जाएगा, तीनों का रोल क्या है ये आपको बहुत अच्छे फॉर्म में पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या करूंगा मैं, यहाँ पे मैं एमीटर कनेक्ट करूंगा, क्या कनेक्ट करूंगा, एमीटर कनेक्ट करूंगा। सर एमीटर इसको यहाँ पे क्यों कनेक्ट किया, बेटा सीरीज में उसको कनेक्ट किया जाता है एमीटर को। अगर आप उसको सीरीज में कनेक्ट नहीं करोगे तो पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे तो क्या होगा, पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे ना, अगर सपोज मैं क्या करता उसको मैं ना इस सप्लाई को थोड़ा दूर निकालता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक और इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे ज़्यादा क्या हो जाएगा, हॉचपॉच हो जाएगा, और अपने चाहते हॉचपॉच हो, अपन को तो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है इस पर्टिकुलर इसको, ठीक है। तो देखिए आप में से बहुत सारे लोगों का जो एग्जाम है पास में अभी, तो उसमें तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर ट्रांसफार्मर जल्दी जल्दी करा दीजिए, तो उनके देखिए सिलेबस में ना उनका जो कोर्स है उसमें ना एक टेस्ट, एक प्रैक्टिकल भी मेरे हिसाब से आपने परफॉर्म किया आपके लेबोरेटरीज में, आपके कोर्स में फिलहाल तो उसमें अपने ट्रांसफार्मर जो मतलब इलेक्ट्रिकल मशीन के कोर्स में जो ट्रांसफार्मर जो यूनिट है उसमें जो आपको पढ़ने वाले हो, इसमें ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर, ये वाला जो टॉपिक है इसके ऊपर आपको डेफिनेटली प्रैक्टिकल परफॉर्म किया आप लोगों ने, और वो डेफिनेटली पूछेगा आपको, अगर कि कोई टीचर आने वाला होगा आपके वाइवा एग्जामिनेशन में, तो पूछेगा कि एमीटर यहाँ पे क्यों कनेक्ट किया है, वोल्ट मीटर को अगर कनेक्ट करना है तो वोल्ट मीटर में कहाँ पे कनेक्ट करूँगा, यहाँ पे कनेक्ट करूँगा। अब सवाल ये होगा कि वोल्ट मीटर को यहाँ पे क्यों कनेक्ट किया, उसको आपने सीरीज में कनेक्ट क्यों नहीं किया, एमीटर को आपने सीरीज में कनेक्ट किया है, उसको पैरेलल में क्यों नहीं कनेक्ट किया, ये क्वेश्चन पूछेगा, डेफिनेटली पूछेगा। उसका रीजन मैं बता देता हूँ। अगर देखिए एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है 0.01 ओम, 0.02 ओम, बहुत ही छोटा होता है, मतलब क्या लो रेजिस्टेंस है जो होता है उसकी कैटेगरी में आ जाता है। इसका रेजिस्टेंस कितना है, बहुत ही कम है, और बहुत ही कम रेजिस्टेंस का अगर आप इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दे तो क्या होता है, एक टाइप का अगर देखा जाए तो एमीटर, आइडियल एमीटर देखा जाए तो इट इज नथिंग बट व्हाट, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा डायरेक्टली उससे। मतलब एमीटर देखा जाए कि बहुत छोटा रेजिस्टेंस है, और अगर मैं सपोज उसको पैरेलल में कनेक्ट कर देता तो बेटा क्या होता, अगर मैं उसको पैरेलल में कनेक्ट कर देता तो शॉर्ट होकर जाता सप्लाई को, तो सप्लाई को शॉर्ट करना मतलब जानते हो कितनी बड़ी बात होगी, पूरा का पूरा जल जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा भाई आपका,
ठीक है। तो अपन उसको कभी भी किस में कनेक्ट नहीं करते एमीटर को, पैरेलल में कभी नहीं करते उसको, अपन किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं एमीटर को, ठीक है। किस में करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। और वोल्ट मीटर को अगर मैं सीरीज में कनेक्ट कर देता तो क्या होता, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कैसा होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर का तो बहुत ज्यादा होता है, किलो ओम में होता है। मीडियम रेजिस्टेंस की जो कैटेगरी होती है उसमें उसका वैल्यू होता है इतना हाई वैल्यू, अगर आप उसके सीरीज में कनेक्ट कर दोगे तो भाई आगे करंट ही नहीं जा पाएगा, इतना कम करंट चला जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा अपोजिशन मिल जाएगा ना उसको। इसके लिए अपन क्या करते हैं, एमीटर को किस में कनेक्ट करते हो, एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन व्हाट, पैरेलल। ये बहुत छोटी छोटी बातें, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस आपको आपके ओरल्स में पूछे जाते हैं, जो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन का जो एग्जाम होता है उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये अपन के पास क्या बन गया, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट वाट मीटर। ये क्या आपके पास, दिस इज नथिंग बट एमीटर एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट, वोल्ट मीटर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, देखिए उसको मैं क्या करूंगा उसको, मैं यहाँ से उसको देखा जाए तो ऐसे यहाँ पे मोस्ट ऑफ द कॉलेजों में आपने देखा भी होगा कि वेरिएक लगा होता है, या ऑटो ट्रांसफार्मर के जरिए अपन उसको रेटेड सप्लाई देते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे, ऑटो ट्रांसफार्मर के जरिए उसको रेटेड सप्लाई देते हैं। तो मैं, मेरे पास यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर दिखाने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली मेरे सप्लाई को क्या कर देता हूँ, वेरिएबल बना देता हूँ। सप्लाई को मैं क्या बोल देता हूँ, बस वेरिएबल बना देता हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, वेरिएबल सप्लाई बना देता हूँ। समझ मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। आपको प्रोसेस भी पूछा जाएगा, अगर आपका एग्जाम है अभी तो डेफिनेटली प्रोसेस भी पूछेगा, आपने इस प्रैक्टिकल को कैसे परफॉर्म किया ये भी पूछेगा। तो देखिए मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने सप्लाई दिया किसको, ट्रांसफार्मर को, सेकेंडरी उस टाइम पे क्या होगी, ओपन होगी। अगर मैं मेरी वाइंडिंग को अगर सपोज सप्लाई दे रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास सप्लाई है, सप्लाई को मैं क्या करूंगा, वेरी करूंगा। कब तक वेरी करूंगा, मैं देख लेता पहले। मैं देखिए ट्रांसफार्मर को जो सेकेंडरी, सॉरी जो जहाँ पे मैंने सप्लाई दिया, मेरे पास सप्लाई कैसा होगा, वेरिएबल होगा। सप्लाई कैसा होगा, वेरिएबल होगा। और मैं इस सप्लाई को उतना वेरी करूंगा कि सो डैट मेरे जो ट्रांसफार्मर को, जो अब मैंने सप्लाई किसको दिया, प्राइमरी वाइंडिंग को दिया, तो प्राइमरी वाइंडिंग के अक्रॉस मैंने किसको कनेक्ट किया, वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया। किसको कनेक्ट किया, वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया। तो उस टाइम पे होगा क्या, मैं उसको इतना वेरी करूंगा, और जब मैं वेरिंग करूंगा एट द सेम टाइम मैं क्या करूंगा, वोल्ट मीटर को भी देखूंगा। किसको देखूंगा, वोल्ट मीटर को देखूंगा। और मैं उसको इतना वेरी करने वाला हूं सो डैट इस वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होगी, इस वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी होनी चाहिए, उसकी जो रेटेड वोल्टेज होगा उतनी उसकी रेटिंग होनी चाहिए। रेटेड वोल्टेज और किसका, भाई जिस वाइंडिंग के अक्रॉस आपने सप्लाई कनेक्ट किया है ना, उस वाइंडिंग का रेटेड सप्लाई, उस वाइंडिंग का रेटेड वोल्टेज कितना है, देखिए कितना है, उस वाइंडिंग का रेटेड वोल्टेज कितना है, 110 वोल्ट है। कितना है, 110 वोल्ट है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब बस एक ही कि मतलब जब मैं इस सप्लाई को वेरी करूंगा तो इस तरीके से वेरी करूंगा सो डैट इस सप्लाई को वेरी करने के बाद इसके अक्रॉस में कितना वोल्टेज आ जाए, 110 वोल्ट आ जाए। कितना आ जाए, 110 वोल्ट आ जाए। जब इस वाइंडिंग के अक्रॉस में 110 वोल्ट आ जाएगी तब मैं क्या करूंगा, इसको वेरी करना बंद कर दूंगा। किसको, जो सप्लाई वोल्टेज होगा उसको वेरी करना बंद कर दूंगा। और जैसे भी मुझे पता चला कि इस वाइंडिंग के अक्रॉस में 110 वोल्ट आ गया, ये मुझे वोल्ट मीटर ने बता दिया, तो उस टाइम पे क्या करूंगा मैं, उस टाइम पे तो मुझे देखना होगा कि यार ये जो भी कोई करंट आने वाला होगा, करंट क्या करेगा, इधर से ऐसा ऐसा वाइंडिंग के थ्रू चला जाएगा। और जो भी कुछ मतलब जो भी पावर वगैरह आने वाले होगी इसमें हीट, मैं कह सकता हूँ कि नो लोड लॉसेस के फॉर्म में क्या हो जाएगी, पावर जाएगी आपकी, ठीक है। तो उसमें आपको एक बात पता चलेगी कि ठीक है सर, अगर आपने ऐसा बोला तो ये सब कुछ तो देखने के लिए मिल रहा है, तो इस टाइम पे करंट कितना आएगा सर, ये कैसे पता करेंगे, करंट भी पता करना चाहिए ना, जरूरी है ना, करंट कैसे पता करेंगे। हाँ यार, तो करंट अगर पता करना होगा तो क्या करेगा, एमीटर लगा दीजिए। एमीटर लगा, इसी के लिए लगाया मैंने एमीटर, ठीक है ना सर। अगर मुझे नो लोड पे अगर पावर पता चल रही है, पावर कैसे पता चल रही है, वाट मीटर से पता चल रही है भाई, ठीक है ना, वाट मीटर से आपको पावर पता चल रही है। वोल्ट मीटर से नो लोड पे कितना वोल्टेज पता चल रहा है, और नो लोड पे कितना करंट है मुझे एमीटर से पता चल रहा है। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इनकी तीनों की तीनों जो रीडिंग है, इस रीडिंग को मैं यूटिलाइज करूंगा, और मैं आपको ये सारी बातें बता दूंगा कि मैंने वोल्ट मीटर क्यों यूज किया, इसमें एमीटर क्यों यूज किया, वाट मीटर क्यों यूज किया, तीनों को यूज करके मैंने क्या किया बेसिकली, ये सारी चीजें मैं उसमें डिस्कस करूंगा। क्योंकि देखिए जब मैं इन सारी चीजों को जब उसके ऊपर डिस्कस करूंगा तो उसमें आपको एक बात सीखने के लिए मिलेगी, देखने के लिए मिलेगी कि वोल्ट मीटर, एमीटर और वाट मीटर, तीनों का कॉम्बिनेशन आपको कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से पैरामीटर्स बेसिकली आपको देने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए मैं क्या करूंगा, रीडिंग ऑफ एमीटर क्या देगा मुझे, रीडिंग ऑफ एमीटर, पहले तो मैं उसको बोल देता हूं कि व्हाट आर दीज आर नथिंग बट व्हाट, रिजल्ट्स ऑफ ओपन सर्किट टेस्ट, दीज आर नथिंग बट व्हाट, रिजल्ट्स ऑफ ओपन सर्किट टेस्ट, रिजल्ट्स ऑफ ओपन सर्किट टेस्ट, ठीक है। ओपन सर्किट टेस्ट के रिजल्ट क्या आया आपके पास, रीडिंग ऑफ एमीटर विल बी व्हाट,
रीडिंग ऑफ एमीटर, एमीटर की जो रीडिंग आएगी वो क्या होगी आपके पास, नो लोड करंट आएगा। क्या आ जाएगा आपके पास, नो लोड करंट आएगा। नो लोड क्यों भाई, नो लोड इसके लिए क्योंकि जो आपके पास जो टेस्ट आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, नो लोड पे कर रहे हैं, सेकेंडरी के अक्रॉस में कोई लोड कनेक्टेड नहीं है, ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट मतलब क्या, नो लोड। नो लोड पे क्या होगा, लोड में जो करंट आएगी कितनी आएगी बेटा, 0 एम्पेयर करंट आएगी। भाई कितनी आएगी, 0 एम्पेयर करंट। क्यों, क्योंकि कुछ कनेक्टेड ही नहीं है, तो सेकेंडरी में करंट कितने आएगी, 0 आएगी। कितने आएगी करंट, 0। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी बातें याद रखना आपको। रीडिंग ऑफ एमीटर कितनी आ रही है, आई नॉट कितना, रीडिंग ऑफ एमीटर को मैं क्या बोल रहा हूँ, आई नॉट। ठीक है, ये पहला रिजल्ट आ रहा है। और दूसरा रिजल्ट क्या आ रहा है आपके पास, दूसरा जो रिजल्ट आ रहा है आपके पास वो क्या आ रहा है, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। किसकी रीडिंग, वोल्ट मीटर की रीडिंग। सो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर आ रही है आपके पास, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर आ रहा है। रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज गोइंग टू बी व्हाट, वी नॉट। आपको क्या मिल रहा है, नो लोड पे जो वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है ना, उसके बाद क्या पता चल रहा है आपको, उसके बाद जो आपके पास पता चल रहा है क्या, रीडिंग ऑफ वॉट मीटर है। क्या पता चल रहा है भाई आपको, रीडिंग ऑफ वॉट मीटर। ठीक है, रीडिंग ऑफ वॉट मीटर पता चल रहा है आपको। रीडिंग ऑफ वॉट मीटर क्या होता है, W, और वो क्या होगा आपके पास, पावर के फॉर्म में आएगा। पावर कौन सी होगी, नो लोड पावर। नो लोड पावर कैसा होगा, नो लोड पावर विल बी इक्वल्स टू नो लोड वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय नो लोड करंट मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ इन दोनों के बीच का, तो उसको मैं बोल देता हूँ नो लोड पावर फैक्टर। कॉस ऑफ एंगल ऑफ वोल्टेज माइनस एंगल ऑफ करंट, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे वी नॉट आई नॉट एंड कॉस फाई नॉट। क्या बोलेगा, क्या कॉस फाई नॉट। देखिए मेरे पास 3 अलग अलग रिजल्ट आए, और 3 अलग अलग रिजल्ट बेसिकली जो आया वो मुझे क्या इंडिकेट कर रहे हैं। देखिए रीडिंग ऑफ एमीटर मुझे क्या इंडिकेट कर रही है, रीडिंग ऑफ एमीटर से मुझे एक बात पता चल रही है कि नो लोड पे जो करंट आपके सर्किट में आएगी ना, या नो लोड पे जो सर्किट में जो करंट आया आपको, वो करंट का वैल्यू जो होता है ना, बेसिकली इट इज 3 to 5% बोला जाता है। बेसिकली कितना, 3 to 5% ऑफ रेटेड वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा आपके पास, नो लोड करंट होगा। क्या होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द नो लोड करंट विल बी 3 to 5% ऑफ नो लोड ऑफ रेटेड वोल्टेज, रेटेड करंट, सॉरी करंट की बात चल रही है ना, इट विल बी 3 to 5% ऑफ रेटेड करंट, रेटेड करंट। ठीक है, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर विल बी व्हाट, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर विल बी रेटेड वोल्टेज। क्या होगी, रेटेड वोल्टेज। अभी रेटेड वोल्टेज किसका होगा, जिस वाइंडिंग के अक्रॉस में आपने सप्लाई कनेक्ट किया होगा, उस वाइंडिंग का रेटेड वोल्टेज कितना है, वो होगा आपके पास क्या, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होगी कि आपको क्वेश्चन में अगर पूछेगा तो क्या पूछेगा, वो पूछेगा कि जो आप ओपन सर्किट टेस्ट जब कंडक्ट करा रहे हो, तो ओपन सर्किट टेस्ट में जो आपने जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए होते हैं, इंस्ट्रूमेंट किसकी रीडिंग बताया था, आपको पूछेगा वो। ठीक है, तो पहले उसको पूछ लीजिएगा कि सर कौन से साइड पे आप क्या कर रहे हो, कौन से साइड पे आप पावर कंडक्ट मतलब क्या कौन से साइड पे आप सप्लाई कनेक्ट कर रहे हो, ये उसको पहले पूछ लीजिएगा। उसके अकॉर्डिंग आपको क्या पता चलेगा, पैरामीटर्स निकालने के लिए बहुत आसान होगा। और जो पूछा है उसने, क्योंकि वो पूछेगा क्या पता है, तो देखिए नो लोड पे जो करंट आएगी, उस करंट का जो वैल्यू होगा वो क्या इंडिकेट कर रहा है अपन को, जो इसका वैल्यू होगा बहुत कम होगा, इसका वैल्यू किसका, नो लोड पे जो करंट आएगी उसका वैल्यू। और इसका वैल्यू अगर देखा जाए तो इसका वैल्यू बहुत ही कम होगा। कितना होगा, दिस विल बी 3 to 5% ऑफ रेटेड करंट, ऑफ व्हाट, रेटेड करंट, ऑफ रेटेड करंट। कुछ लोग उसको 7% 6% ऐसा भी कंसिडर करते हैं, लेकिन 5% सबसे ज्यादा मैं करेक्ट बोलूँ तो 5% होता है। ठीक है, अराउंड 5% तक आता है। अबाउट 5% ऑफ रेटेड करंट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द नो लोड करंट। ठीक है, उसके बाद अगर मैं रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर की बात करूं, तो उसमें जो आएगा, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर क्या इंडिकेट करेगा, द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर विल शो अस द वैल्यू ऑफ द रेटेड वोल्टेज, द वैल्यू ऑफ द रेटेड वोल्टेज ऑफ द वाइंडिंग का जो रेटेड वोल्टेज होगा उसका वैल्यू अपन को कौन बताएगा, वो बताएगा अपन को वोल्ट मीटर। और ये वोल्ट मीटर किसके अक्रॉस में कनेक्ट किया है, ये उस पर्टिकुलर साइड का वोल्टेज बताएगा अपन को। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे बोलूँ कि देखिए मैंने यहाँ पे वोल्ट मीटर किसको कनेक्ट किया है, वोल्ट मीटर मैंने जहाँ पे सप्लाई कनेक्ट किया वहाँ पे मैंने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया, किसको कनेक्ट किया, वोल्ट मीटर उसको कनेक्ट किया। ठीक है, तो वहां से मुझे क्या पता चलेगा, यहाँ से मैंने अगर यहाँ पे वोल्ट मीटर अगर कनेक्ट किया है, तो भाई इस वाइंडिंग का जो रेटेड वोल्टेज होगा वो वोल्टेज मुझे कौन बताएगा, रेटेड वोल्टेज वोल्ट मीटर बताएगा। ठीक है, ये भी मुझे पता चल गया। तो रेटेड वोल्टेज क्या, सॉरी वोल्ट मीटर क्या बताएगा, वोल्ट मीटर विल टेल मी द वैल्यू ऑफ द रेटेड वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज, लेकिन किसका रेटेड वोल्टेज,
ये जो रेटेड वोल्टेज होगा अपन के पास वो उस वाइंडिंग का होगा कि जिस वाइंडिंग के अक्रॉस आपने वोल्टमीटर को कनेक्ट किया होगा। सपोज अगर आपने वोल्टमीटर को सेकेंडरी के अक्रॉस कनेक्ट किया होता तो वोल्टमीटर आपको इसके वाइंडिंग की इस वाइंडिंग के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है उसकी क्या बताता है, वैल्यू बताता है आपको। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ रीडिंग ऑफ वाटमीटर की। वाटमीटर की जो रीडिंग हो बेसिकली अपन को क्या इंडिकेट कर रहे हैं, द रीडिंग ऑफ वाटमीटर इज टेलिंग मी दैट इट इज शोइंग बेसिकली that the power loss or the power which is going to be taken from the supply at no load condition, it will be shown by the wattmeter. It will be shown by what, wattmeter. और उसकी जो रीडिंग होगी क्या होगी बेसिकली, it will be V naught I naught cos phi naught. वो क्या होगा आपके पास, V naught I naught cos phi naught. ठीक है, आप में से कुछ लोग ऐसा सोच रहे कि सर अगर अपन को पावर निकालनी थी तो आपको क्या वाटमीटर की जरूरत थी, वोल्टमीटर एमीटर की जरूरत क्यों थी? ठीक है ना, जरूरत नहीं थी, ऐसा मैं मान भी लेता हूँ कि मुझे सिर्फ पावर ही पता करनी है। सपोज अगर मुझे वहाँ पे दूसरे पैरामीटर निकालने होते तो उसमें मैं कैसे निकालता उसके वैल्यू, उसमें उसका वैल्यू कैसे निकालता, नहीं निकाल पाता, क्योंकि जो उसके अदर्स पैरामीटर निकालने के लिए मुझे वोल्टमीटर एमीटर के रीडिंग की जरूरत पड़ने वाली है। देखिए कैसे पड़ने वाली है, अभी आपको पता चलेगा। ठीक है, देखिए अगर मुझे पूछा हुआ था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द नो लोड इंपिडेंस एट नो लोड, ठीक है, तो देखिए अगर उसका वैल्यू पूछा होता तो कैसे लिखते हैं, नो लोड इंपिडेंस Z नॉट इज इक्वल्स टू V नॉट अपॉन I नॉट। ठीक है, बिल्कुल सही है, तो दिस विल बिकम V नॉट अपॉन I नॉट। सिर्फ और सिर्फ अगर आपके पास इसका वैल्यू दिया होता, मतलब कि अगर सपोज आपके पास इसका वैल्यू दिया होता तो यहां से कैसे निकालते आप नो लोड इंपिडेंस, नहीं निकाल पाते भाई, पॉसिबल नहीं इतना आसानी से निकालना। ठीक है, तो आपको क्या पता चल जाता, नो लोड इंपिडेंस पता चल जाएगा था। ठीक है, नो लोड पावर फैक्टर की अगर बात करनी होती तो कैसे निकालते हैं आप नो लोड पावर फैक्टर। ठीक है, तो नो लोड पावर फैक्टर जो पूछा जाता तो नो लोड पावर फैक्टर कैसे निकालोगे भाई नो लोड पावर फैक्टर? हाँ सर निकाल लेंगे हम, तो हम बहुत आराम से निकाल लेंगे। हाँ बताओ ना कैसे निकालोगे सर? हमारे पास है ना, देखिए क्या है हमारे पास जो है ना वाटमीटर की रीडिंग है। ठीक है, वाटमीटर की रीडिंग को मैं क्या बोल रहा हूँ, डब्ल्यू बोल रहा हूँ। डब्ल्यू इज नथिंग बट व्हाट, इट इज V नॉट I नॉट cos phi नॉट। इट इज व्हाट, इट इज नथिंग बट V नॉट I नॉट cos phi। ठीक है, तो उसका वैल्यू किसके बराबर, इसका वैल्यू है V नॉट I नॉट cos phi नॉट। आपके पास V नॉट का वैल्यू है, बिल्कुल है, I नॉट का वैल्यू है, बिल्कुल है। कैसे ले आप V नॉट का वैल्यू? सर मैंने वहाँ पे ना वोल्टमीटर कनेक्ट किया, तो वोल्टमीटर ने ना मुझे रेटेड वैल्यू बताया उसका, किसका, वाइंडिंग के अक्रॉस, जिसके अक्रॉस कनेक्ट किया था। ठीक है, और I नॉट का वैल्यू एमीटर कनेक्ट किया था, तो पता चला। अब cos phi नॉट निकालने के लिए देखिए आपके पास तो सिर्फ और सिर्फ ये मैं तो लिख के दिया कि P नॉट इज इक्वल टू V नॉट I नॉट cos phi नॉट होता है, लेकिन जो आपके पास वाटमीटर का जो रीडिंग होगा वो क्या होगा, मतलब जो स्केल होगी वो बस आपको क्या करेगी, एक पर्टिकुलर वैल्यू दिखा देगी। क्या पता कर देगी, बस वैल्यू दिखा देगी। अगर वैल्यू दिखा देगी तो मतलब क्या, बस एक नंबर देगा, उसको थोड़ी ना तुम बोलोगे कि दिस नंबर। ठीक है ना, अगर वाटमीटर की रीडिंग आई है आपके पास कितने आई है, सपोज अगर उसने बोल दिया कि 340 वाट अगर इसकी रीडिंग आई है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास रीडिंग होगी, ये रीडिंग होगी, आपके पास वोल्टेज नहीं है, करंट नहीं है, पावर फैक्टर कैसे निकालोगे? नहीं निकाल पाओगे ना। वो कब निकाल पाओगे, वो तब निकाल पाओगे जब आपके पास इसका भी वैल्यू होता है, उसका भी वैल्यू होता है, तो आप उसको निकाल पाते, आराम से निकाल पाते। बिल्कुल सही है, लेकिन इसको V नॉट और I नॉट भी पता होना चाहिए, इसके लिए अपन ने वोल्टमीटर एमीटर कनेक्ट किया। यहाँ पे याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, cos phi नॉट निकालना होगा, तो रीडिंग ऑफ वाटमीटर वो तो अपन को पता चल जाएगा डायरेक्टली, जो वाटमीटर होगा उसका रीडिंग देख लीजिएगा। ठीक है, वहां से अपन को पता चल जाएगा। तो इसका वैल्यू कैसे पता चलेगा, W डिवाइडेड बाय V नॉट इंटू I नॉट। यहाँ से मुझे क्या पता चल जाएगा, नो लोड पावर फैक्टर पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, नो लोड पावर फैक्टर पता चल गया। समझ में आ रही बात? तो नो लोड पावर फैक्टर आप यहाँ से बहुत आसानी से निकाल पाओगे। बिल्कुल सही है। ठीक है, और जो नो लोड पे जो सर्किट बनता है ट्रांसफार्मर का, जो उसका इक्विवेलेंट सर्किट होता है, वहां से अपन क्या बात करते हैं, जो नो लोड पे अगर उसका इक्विवेलेंट सर्किट अगर निकाला जाए तो देखिए उसके इक्विवेलेंट सर्किट जो बनेगा नो लोड पे, तो उसका वैल्यू किस तरीके से बनेगा, उसका सर्किट किस तरीके से बनेगा। नो लोड सर्किट नहीं बोलता मैं, इक्विवेलेंट सर्किट बोलता हूँ। नो लोड इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर। नो लोड पे देखिए ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट किस तरीके से दिखेगा बेसिकली, दिस विल बी शोन इन दिस वे बेसिकली। This is the equivalent circuit of transformer at no load. ठीक है, this is the equivalent circuit of transformer at no load.
और यहाँ पे देखा जाए तो क्या होगा, यहाँ पे जो होगा बेसिकली ये ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग होगा, ठीक है, और यहाँ पे जो वाइंडिंग होगा अब यहाँ पे क्या करे, कनेक्ट किया सेकेंडरी में, कुछ भी कनेक्ट नहीं किया भाई, सेकेंडरी में कुछ भी कनेक्टेड नहीं, इसका मतलब क्या, वो क्या है, ओपन सर्किटेड है। ये क्या आपके पास, दिस इज R2, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट J2, उसके बाद ये क्या है, दिस इज नथिंग बट R1, और ये क्या होता है, J टाइम्स ऑफ X1, ये क्या होता है, J टाइम्स ऑफ X1, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट RC कोर रेजिस्टेंस, दिस इज नथिंग बट व्हाट IM, दिस इज व्हाट JXM, सॉरी, ठीक है, ये होगा आपके पास JXM। तो यहाँ पे क्या कनेक्ट किया आपने, यहाँ पे आपने एक कनेक्ट किया है सप्लाई कनेक्ट किया, क्या कनेक्ट किया, एक सप्लाई कनेक्ट किया, और यहाँ से क्या आएगी आपके पास, यहाँ पे जो करंट आएगी नो लोड पे, दिस विल बी I0 करंट, दिस विल बी व्हाट I0, ये क्या होगी आपके पास, I0 करंट आने वाली। अब आपको एक बात पता है क्या, यहाँ पे आने वाली जो करंट होगी क्या होगी, करंट जीरो, क्यों जीरो होगी, क्योंकि लोड कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर करंट जीरो तो इसका मतलब इधर से जो आने वाली करंट होगी वो क्या होगी, 0 एम्पियर, इधर से जो आने वाली करंट होगी क्या होगी, 0 एम्पियर। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि सर ये तो ठीक है ना कि इधर करंट जीरो थी, तो इसका इधर जो करंट आती है कहाँ आती है, इसका ही इंडक्शन इसके ऊपर होता है, ठीक है। इधर करंट जीरो, इसका मतलब यहाँ से डिमांड जीरो होगी उसके लिए, बिल्कुल सही है। इसका मतलब सर अगर देखा जाए तो ये तो सर्किट है, ये तो सर ये यहाँ से मुझे एक बात पता चल रही है कि ये वाला जो सर्किट देखा जाएगा ऐसा ऐसा, देखिए मैं बताता हूँ आपको कौन सा सर्किट। इस सर्किट की अगर बात करो, देखिए मैं जो ग्रीन पेन से जहाँ पे लिख रहा हूँ वो वाला जो सर्किट है, देखिए ये वाला सर्किट तो कंप्लीट होता जा रहा है, बिल्कुल सही है। कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये वाला भी तो सर्किट कंप्लीट हो रहा है, बिल्कुल सही है भाई। इसका मतलब क्या, दोनों साइड से अगर सर्किट देखा जाए तो क्या हो रहा है, सर्किट तो कंप्लीट हो ही रहा है। अगर सर्किट अगर दोनों साइड से कम हो रहा है तो कंप्लीट हो रहा है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब भाई इसमें भी करंट आने वाली होगी और इसमें भी करंट आने वाली होगी, बिल्कुल सही अगर आप ऐसा सोच रहे होंगे। क्यों, क्योंकि भाई दोनों साइड से तो पाथ कंप्लीट हो रहा है ना, मतलब इस साइड से भी पाथ कंप्लीट हो रहा है, इस साइड से भी पाथ कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ से जो करंट आएगी वो करंट क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ से जो करंट आने वाली होगी, इधर तो करंट जाएगी नहीं, इसका मतलब ये जो I0 आने वाला होगा, दिस विल बी I0। सर इसमें कितनी करंट जाएगी, इसमें कितनी करंट जाएगी, कैसे पता करोगे, बिल्कुल सही है, पता करना चाहिए। पता कैसे करोगे, देखिए इसमें जो करंट आएगी वो पता करेंगे, तो ठीक है कोई भी आएगी, मैं उसको पहले नाम दे देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कितनी करंट आएगी। दिस करंट विल बी कॉल्ड एज IC, ये RC तो उसमें जाने वाली करंट IC, XM है तो उसमें जाने वाली जो करंट होगी दिस विल बी व्हाट, दिस करंट विल बी IM, दिस विल बी व्हाट, दिस करंट विल बी IM। अब पता करते हैं कि ये करंट कैसे आएगी। मुझे एक बात बोलो, ये जो रेजिस्टेंस होता है उसका वैल्यू कैसा होता है, 0.1 ओम, 0.2 ओम, ऐसा कुछ तो होता है इसका वैल्यू, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना होता है JXM, उसका भी वैल्यू 1-2 ओम ऐसा, या 1.2 ऐसा कुछ, तो मतलब बहुत छोटे छोटे वैल्यूज होते हैं इन रेजिस्टेंसेस के, इसके भी वैल्यू छोटा होता है, इसका भी वैल्यू छोटा होता है। और उसमें अगर देखा जाए तो I0 है, I0 का वैल्यू कैसा है, I0 का वैल्यू ऑलरेडी बहुत छोटा है, I0 का वैल्यू क्या है, ऑलरेडी बहुत छोटा है। अगर सपोज मैं ये वाला जो ट्रांसफार्मर जिसकी मैं बात बता रहा हूँ, ये वाला जो ट्रांसफार्मर है जिसकी मैं बात बता रहा हूँ, सपोज अगर इस ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है इसका करंट अगर देखा जाए, सपोज अगर ये वाला ट्रांसफार्मर है और इसका मैं MVA के उसका रेटिंग नहीं लिखा था, सपोज अगर इसका रेटिंग की अगर मैं बात करूँ तो इसकी रेटिंग कितनी, सपोज अगर 110 kV का ट्रांसफार्मर है, कितना 110 kV का सपोज अगर मेरे पास ट्रांसफार्मर है, तो 110 kV का ट्रांसफार्मर है, तो इसमें जो करंट आएगी, इसकी रेटेड करंट कितनी है, उसकी रेटेड करंट देख लेते हैं। इसकी जो रेटेड करंट आएगी दिस विल बी 110 kV, मतलब 110 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय व्हाट, 110। एक्चुअली देखा जाए तो ये 110 kV, तो मतलब ये भी kV में कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इतना अगर इतने ज़्यादा रेटिंग का ट्रांसफार्मर है तो उसका वोल्टेजेस भी थोड़े ये होने चाहिए, लेकिन ठीक है मैं मान के चल रहा हूँ, बस ऐसे रैंडम में ले रहा हूँ, ठीक है। 1000 एम्पियर आ रही है, कितना आ रही है, 1000 एम्पियर आ रही है। 1000 एम्पियर मतलब क्या होगी, ये उसकी रेटेड करंट होगी। 1000 एम्पियर क्या होगी, ये जो प्राइमरी होगी उसकी क्या होगी, रेटेड करंट होगी। अगर इस प्राइमरी का रेटेड करंट अगर सपोज 1000 एम्पियर है तो इसका 5% करंट कितना आएगा, क्योंकि मैंने बोला है ना नो लोड करंट तो 5 to 10% आती है, 3 to 5% आती है, तो ये कितना आ जाएगा, इसका 5% कितना होगा, 5 डिवाइडेड बाय 100 कर दोगे तो ये 2 जीरो चले जाएंगे, ये 2 जीरो, इसका मतलब कितना 50 एम्पियर करंट आएगा। कितना आएगा, ये 50 एम्पियर करंट आएगा। अगर ये 50 एम्पियर करंट आ रहा है तो मुझे एक बात बोलिएगा, 50 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.01 ओम रेजिस्टेंस, तो एक्चुअली देखा जाएगा तो इतना करंट नहीं आता है, बस मैं वो रैंडम फिगर ले लिया, बहुत ही छोटा ड्रॉप आएगा उसके अक्रॉस में। मतलब क्या है ना, इसमें जो आएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 0.01 ओम अगर ऐसा उसका रेजिस्टेंस है तो कितना आएगा, 1 ओम के अक्रॉस आएगा, 1 ओम के अबाउट क्या आ जाएगा, इसके अक्रॉस इतना ड्रॉप आएगा, उसके अक्रॉस भी बहुत छोटा ड्रॉप आएगा। तो इसके अक्रॉस में जो ड्रॉप आते हैं बहुत ही छोटे छोटे वैल्यूज के होते हैं, क्या होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे वैल्यूज के इसके अक्रॉस में ड्रॉप आएंगे। तो इसका मतलब क्या, इसके
अक्रॉस का और इसके अक्रॉस का ड्रॉप अगर मैं नेग्लिजिबल मान लूं, क्या मान लूं, नेग्लिजिबल मान लूं, तो यहां से जो भी सप्लाई आने वाला है पूरी की पूरी सप्लाई क्या हो जाएगी, इसके अक्रॉस में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके अक्रॉस में जो ड्रॉप आ रहा है बहुत ही छोटा आ रहा है, इसके अक्रॉस में भी जो ड्रॉप आ रहा है कैसा आ रहा है, बहुत ही छोटा आ रहा है, नेग्लिजिबल है ऐसा मैं मान सकता हूं। अगर नेग्लिजिबल मैंने मान लिया तो इसका मतलब क्या, जो सप्लाई वोल्टेज जो पूरी की पूरी किसके अक्रॉस में आ रही है, इसके अक्रॉस में आ रही है। किसके अक्रॉस में आ रही है? जो कोर है ट्रांसफार्मर की, कोर के अक्रॉस में क्या आ रही है, सप्लाई आ रही है। अगर ठीक है ना, अगर ऐसा है तो भाई इसका मतलब क्या, अगर ये सप्लाई वोल्टेज Vs अगर पूरा का पूरा अगर इसके अक्रॉस में आ रहा है, इसका मतलब क्या, दिस इज ऑल्सो Vs। इसका मतलब क्या, दिस इज ऑल्सो Vs। अगर ये Vs है तो देखिए मतलब यहाँ पे देखिए दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज शॉर्टेड लाइन। यहाँ पे भी कितना होगा, Vs। अगर ये यहाँ पे भी Vs है तो इसका मतलब भाई क्या होगा, इसका मतलब IC तो मैं आराम से पता कर लूंगा। कैसे? आराम से पता करूंगा। देखिए IC का वैल्यू क्या होगा, IC इज इक्वल्स टू Vs अपॉन RC, Vs अपॉन व्हाट, RC। और Im को पता करना है तो कैसे पता करोगे, Im इज इक्वल्स टू Vs डिवाइडेड बाय Xm, Vs डिवाइडेड बाय JXm बोल देते हो, ठीक है। इसको कैसे लिखा जाएगा, दिस विल बिकम Vs एट एन एंगल 0 डिवाइडेड बाय Xm एट एन एंगल 90, दिस विल बिकम Vs अपॉन Xm एट एन एंगल ऑफ -90 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ व्हाट, -90 डिग्री। और ऑब्वियस है प्योर इंडक्टर है, उसमें जाने वाले करंट 90 डिग्री से लैग करनी ही चाहिए। और प्योर रेजिस्टेंस है तो उसमें जो करंट जाएगी वो करंट कैसे आनी चाहिए, उसका एंगल तो जीरो ही होगा, इसका एंगल तो जीरो होता है, इसका भी जीरो है, तो उसमें जाने वाले करंट कैसे होगी, इन फेज विद द सप्लाई वोल्टेज होगी। करंट विल बी इन फेज विद द सप्लाई वोल्टेज एज द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टिव कंपोनेंट, सो इट विल बी इन फेज विद द सप्लाई वोल्टेज। तो इसका मतलब ठीक है कि भाई ये तो मुझे पता चल गया कि मतलब अगर वो इसके फेज में आ रही है, ये इसके इसमें आ रहा है। लेकिन सर सवाल तो ये क्या है, RC IC कैसे पता करें, RC और IC का वैल्यू कैसे पता करेंगे, किसका किसका, RC का, IC का, JM का, इसका XM का और IM का। देखिए कितना आसान है उसको पता करना, बहुत ही आसान है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे आप KCL लिख सकते हो, यहाँ पे I नॉट आ रहा है, I नॉट इधर IC जा रहा है और इधर क्या जा रहा है, IM जा रहा है, क्या जा रहा है, IM जा रहा है, ठीक है। देखिए तो मैं उसको अगर वहाँ पे KCL लिखने की बात करूँ, ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ चाहे तो, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है अभी। अगर सपोज मैं उसको रब करने के वहाँ पे जो पैरामीटर्स मुझे चाहिए उनको अगर मैं सपोज डिटरमाइन करने की बात कर रहा हूँ, तो देखिए कितना आसानी से मैं उनको डिटरमाइन कर पाऊंगा। और ये बातें अगर आपके अच्छे से क्लियर है, इसका मतलब देखिए आपको कोई भी मशीन में, क्योंकि ट्रांसफार्मर अगर आपका बहुत अच्छे से क्लियर है, इसका मतलब आपका इंडक्शन मशीन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। छोटा सा डिफरेंस होगा, बहुत ही छोटा सा। तो देखिए अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं इस पॉइंट पे KCL अप्लाई करने वाला हूँ। कहाँ पे? उस पॉइंट पे KCL अप्लाई करने वाला हूँ। अगर मैं उस पॉइंट पे KCL अप्लाई करूँ तो देखिए मैं उसको लिख देता हूँ, बाय अप्लाइंग KCL, बाय अप्लाइंग KCL। और कौन से पॉइंट पर अप्लाई कर रहा हूँ मैं, उस पॉइंट को नाम वगैरह भी नहीं दिया, नोड भी नहीं दिया, तो ठीक है मैं उसको डायरेक्टली बोल रहा हूँ बाय अप्लाइंग KCL। तो देखिए उसका KCL किस तरीके से लिखा जाएगा, KCL विल बी, इट विल बी सप्लाई करंट कितनी आ रही है, I नॉट, कौन से दो हिस्सों में बढ़ रही है, IC और IM में बढ़ रही है, तो IC। और जो इंडक्टर में जाने वाली करंट कैसी है, प्योर इंडक्टर में करंट जो जाएगी वो क्या होगी, 90 डिग्री लैगिंग होगी, किसको, सप्लाई वोल्टेज को। और मैंने वहां पे देखिए आप अच्छे से देख सकते हो कि Vs अपॉन Xm एट एन एंगल ऑफ -90 एंड इट इज द वैल्यू ऑफ Im। इसका मतलब क्या, Im इज गोइंग टू लैग बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट, 90 डिग्री। सो IC प्लस Im और एट एन एंगल Im एट एन एंगल ऑफ -90 डिग्री, ठीक है। तो दिस विल बी IC प्लस Im का जो मैग्नीट्यूड होगा, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, क्या क्या आएंगे, कॉस ऑफ -90 प्लस 90 बन जाएगा, प्लस J साइन ऑफ -90 डिग्री, ठीक है, इस तरीके से आएंगे। सो दिस विल बिकम IC cos 90 is 0 plus J sin of -90 will be what, -1. So this will become minus JIM. This will become what, minus JIM, and this will be I naught. This will be what, this is nothing but the मैग्नीट्यूड ऑफ दी नो लोड करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द व्हाट, नो लोड करंट। और आपको एक बात पता चल रही है, आपके इसमें एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है। और यहाँ से अगर आपको आई नॉट का वैल्यू निकालना है तो आई नॉट का वैल्यू कैसे निकाल पाओगे, एक रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट। अपन को पता है कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड लेने से क्या पता चल जाता है, उसका मॉड लेने से तो अपन को उसका वैल्यू पता चल जाता है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ आई नॉट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू IC का स्क्वायर प्लस IM का स्क्वायर प्लस व्हाट, IM का स्क्वायर। एंगल ऑफ I नॉट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ माइनस IM अपॉन I नॉट IC, ठीक है, माइनस ऑफ व्हाट, tan इनवर्स ऑफ IM अपॉन IC। सो दिस इज गोइंग टू बी tan इनवर्स ऑफ IM अपॉन IC,
आई एम अपॉन वॉट आई सी। तो यहाँ से तो एक बात पता चल रही है कि यार यहाँ पे जो करंट आने वाली है, करंट कैसे होने वाली, लैगिंग नेचर के होने वाले, उसका एंगल भी देखिए कैसे आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, एंगल भी कैसे आ रहा है, निगेटिव आने वाला। इसका मतलब क्या है, जो नो लोड पे करंट आएगी दैट करंट विल बी लैगिंग, दैट करंट विल बी ऑफ लैगिंग नेचर। अगर वो करंट लैगिंग नेचर की होगी उसका पावर फैक्टर कितना होगा? देखिए नो लोड पे अगर देखा जाए तो इसका जो वैल्यू होता है ना आई एम का, मैग्नेटाइजिंग करंट जो होता है ना ज़्यादा होता है। क्या होता है? मैग्नेटाइजिंग करंट ज़्यादा होता है। क्यों भाई? क्योंकि देखिए मैग्नेटाइजिंग करंट इसके लिए ज़्यादा होगा क्योंकि उसको बस कोर को क्या करना पड़ेगा, कोर को क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे एक बात और पता चलेगी कि सर मैग्नेटाइजिंग करंट ज़्यादा होगा मतलब क्या, एक्सएम का वैल्यू क्या होगा, थोड़ा कम होगा किसके कंपैरिजन में, आरसी के कंपैरिजन। उनके वैल्यू थोड़े बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, 350 ओम, 400, 750, 500 उसके अराउंड में होते हैं उसके वैल्यूज। ठीक है, तो इसके वैल्यूज थोड़े क्या होता है ना, एक्सएम का वैल्यू ऑब्वियसली थोड़ा कम होगा किसके कंपैरिजन में, आरसी के कंपैरिजन में। इसके लिए उसमें क्या होगा, इसके लिए उसमें जो करंट जाने वाली होगी थोड़ी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू आईसी, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट का वैल्यू ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। इसके लिए क्या है ना, वो वाली जो वैल्यू है, वो वाला जो वैल्यू है किसका, आई एम अपॉन आई सी, आई एम का वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आई सी। इसके लिए इसका जो वैल्यू होगा tan इनवर्स ऑफ जो एंगल आएगा वो ये वाला मैग्नीट्यूड थोड़ा ज़्यादा होगा। क्या होगा? मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। तो tan इनवर्स ऑफ समथिंग जो आएगा वो क्या आ जाएगा, अराउंड अगर देखा जाए तो 75-80 के बीच में उसका वैल्यू आ जाएगा। 75 to 80 के बीच में, मतलब जनरली इतना उसके एंगल आता है, 75 डिग्री से 80 डिग्री के बीच में उसका एंगल आता है। ठीक है, और इस एंगल का अगर आप देखो तो कॉस ऑफ 75 लोगे या कॉस ऑफ 80 लोगे तो वहाँ से आपको नो लोड पावर फैक्टर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? नो लोड पावर फैक्टर मिल जाएगा, और इसका वैल्यू बहुत ही कम होगा। क्या होगा? बहुत ही कम होगा। इससे एक बात पता चल रही है कि नो लोड पे जो पावर फैक्टर आने वाला है बहुत ही कम होगा। नो लोड पे जो पावर फैक्टर आएगा वो कैसा होगा? बहुत ही कम। क्यों कम होगा? क्योंकि उसमें मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट है, उसका वैल्यू ज़्यादा है, उसकी वजह से जो एंगल आएगा वो पावर फैक्टर एंगल जो मतलब जो एंगल आएगा फाई नॉट, दैट एंगल इज गोइंग टू बी वेरी हाई। एज द एंगल इज वेरी हाई ड्यू टू विच द कॉस ऑफ दैट एंगल विल बी व्हाट, इट विल बी लो। क्योंकि कॉस का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है? 0 पे, और मिनिमम कब होता है? 90 पे। 90 पे तो 0 हो जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया? अगर मैं सपोज अगर इसी को अगर उसका फेजर डायग्राम के फॉर्म में अगर दिखाने की कोशिश करता तो कैसे दिखाता है? अरे यार कैसे बात कर रहे हो आप लोगों ने, तो उसको मेरे हिसाब से निकाल भी लिया होगा। देखिए कितना आसान है उसको निकालना। यहाँ पे क्या होगा? दिस विल बी V1, या जो सप्लाई वोल्टेज होगा वो, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी फ्लक्स, और यहाँ पे क्या होगा? I1 E1, यहाँ पे क्या होगा? E1। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या होगा? V1 के फेज में कौन सा कंपोनेंट होगा? IC होगा। रेजिस्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट विल बी इन फेज विद द सप्लाई वोल्टेज, दोनों के बीच का एंगल 0 होता है, अपन सब पहले से जानते हैं। ठीक है, सो दिस विल बी IC, मैं इसको थोड़ा कम दिखाता हूँ, दिस विल बी IC। और 90 डिग्री लैगिंग कौन सा कंपोनेंट होगा? देखिए ना, IM, इंडक्टर में जो करंट जाएगी दैट विल बी, करंट इन इंडक्टर लैग द सप्लाई वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, सो इट विल बी लैग बाय 90 डिग्री। सो देखिए ये क्या होगा? 90 डिग्री IM का वैल्यू थोड़ा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू IC, इसके लिए मैंने उसको थोड़ा ज़्यादा दिखाया है। ठीक है, और दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट लेने की बात करूँ, दोनों का रिजल्टेंट देखिए इस तरीके से होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल आएगा ये क्या होगा आपके पास? दिस विल बी नथिंग बट I0, या आपको I0 पता चलेगा। और यहाँ पे जो दोनों के बीच में जो एंगल आएगा V1 और I0 के बीच में, दिस V1 विल बी व्हाट, दिस V1 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, रेटेड वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगा। और मैं मान रहा हूँ कि दोनों के बीच में जो एंगल आने वाला है, दोनों के बीच में यहाँ पे R1 और X1 के बीच में जो ड्रॉप होगा बहुत ही छोटा होगा। इसके लिए मैं सप्लाई वोल्टेज VS इट डायरेक्टली कमिंग अक्रॉस दिस कोर, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड आएगा I0 और ये जो V0 होगा, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा दैट एंगल विल बी नथिंग बट व्हाट, फाई नॉट, दैट एंगल विल बी नथिंग बट व्हाट, फाई नॉट। और आपको उसके फेजर डायग्राम से भी पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? फेजर डायग्राम से भी पता चल रहा है कि जो I0 है और जो V0, इन दोनों के बीच का एंगल बहुत ज्यादा है। और कॉस में क्या होता है ना, एंगल का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना कॉस का वैल्यू क्या होता है? कम होता है। उतना क्या कॉस का वैल्यू क्या होता है? कम होता है। कॉस का वैल्यू मतलब कॉस का जो ओवरऑल वैल्यू आएगा, कॉस ऑफ 80 बहुत ही कम होगा, कॉस ऑफ 71, 75, 78, 79 बहुत ही कम वैल्यूज होते हैं एज कम्पेयर टू कॉस 1, 2, 3, 4, 5, 7, या कॉस ऑफ 25.84.9 होता है, कॉस ऑफ 18.17 क्या होगा? 0.95 होगा। तो ऐसे उसके वैल्यूज होते हैं। कॉस ऑफ 9 बहुत ही कम होगा, मतलब 0.998 के अबाउट उसका वैल्यू आ जाएगा। कॉस ऑफ 12 0.987 ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें उसमें बहुत छोटे छोटे वैल्यूज आने वाले होंगे किसमें? नो लोड पे टेस्ट में। ठीक है, तो यहाँ तक अपने उसका डिस्कशन किया। अब आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ये सर ठीक है, ये तो आपने बताया कि इसमें ऐसा हो, सर ये IC और I0 को निकाले कैसे यार? हमें बहुत इसमें दिक्कत आ रही है। IC का वैल्यू कैसे पता करोगे? IM का वैल्यू कैसे पता करोगे? IC का वैल्यू देखिए क्या निकाला था मैंने, IC इज इक्वल्स टू VS अपॉन RC, ऐसा मैंने बोला था, बिल्कुल सही बोला था। और क्या लिख सकते हो? IM इज इक्वल्स टू VS अपॉन XM, ऐसा लिख सकते हो। लेकिन सर ये मैं IM निकाल भी सकता हूँ, IC भी निकाल सकता हूँ, लेकिन RC और XM तो पता होने चाहिए ना। हाँ भाई सही बोल रहे हो। ये पता कैसे करेंगे फिर?
कैसे पता करेंगे? देखिए मैं अब उसके लिए एक छोटा सा डायग्राम, मतलब उसका पहले एनालिसिस करके बताता हूँ आपको उनको निकालेंगे कैसे। अब जो भी रीडिंग्स आए ना, सारी के सारे रीडिंग से देखिए आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है। अब ये रीडिंग से देखिए वो चीज़ें किस तरीके से क्लियर होने वाली है। तो देखिए अब मुझे IC और I0 के वैल्यूज निकालने, IC और IM के वैल्यूज निकालने, तो कैसे निकालेंगे? आपको एक बात तो पता है कि उसमें जो भी पावर आएगी किस में लॉस होगी, वो मतलब जो भी पावर आने वाली होगी वो पावर कैसे होगी? पावर इज गोइंग टू बी V0 I0 इंटू कॉस Y0, ऐसा है, ठीक है। और इसको मैं देखिए और किस तरीके से लिख सकता हूँ, जो पावर आएगी ये पावर को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, वो पावर किस में लॉस होगी? पावर विल बी लॉस इन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में तो पावर डिसिपेट होती है ना भाई, ठीक है। तो पावर क्या लिखी जा सकती है? पावर P0, ये तो अपन को किससे पता चलने वाला है? पावर P0 और W इज द रीडिंग ऑफ वाट मीटर, ठीक है। और वाट मीटर का रीडिंग ही तो P0 होगा, वाट मीटर का रीडिंग ही तो पावर होगा भाई, ठीक है। सो P0 इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू I0 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R सी, I0 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट? R से, क्योंकि जो भी पावर आएगी पावर किस में लॉस होगा? पावर लॉस किस में होगा? रेजिस्टेंस में तो होगा भाई, पावर लॉस किस में होगा? रेजिस्टेंस में तो होगा, ठीक है। अब पूरी की पूरी पावर किस में चली जाएगी? रेजिस्टेंस में क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी। लेकिन बाकी की जो नो लोड पावर जो मैं बता रहा हूँ ना इन टर्म्स ऑफ कोर, वो सारी चीजें देखिए अभी इसमें देखने के लिए मिलेगी आपको। तो देखिए यहाँ से मैं किसका वैल्यू निकाल सकता हूँ? यहाँ से मैं RC का वैल्यू निकाल सकता हूँ। सो RC का वैल्यू क्या हो जाएगा? द वैल्यू ऑफ RC इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू P0 अपॉन व्हाट? I0 स्क्वायर, P0 अपॉन व्हाट? I0 स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा? यहाँ से मुझे RC का वैल्यू पता चल जाएगा। किसका पता वैल्यू पता चल जाएगा? RC का वैल्यू पता चल जाएगा। जैसे ही मुझे RC का वैल्यू पता चल गया तो मैं क्या कर सकता हूँ? देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, XM का वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ? अभी XM का RC का वैल्यू पता चल गया तो ठीक है ना, मैं क्या करता हूँ, देखिए मुझे क्या पता है, IC इज इक्वल्स टू VS अपॉन RC लिख दूंगा। यहाँ से मुझे क्या पता चल जाएगा? IC पता चल जाएगा। जैसे भी IC पता चल गया तो भाई IM निकालना क्या बड़ी बात है, आराम से निकाल लोगे। कैसे? देखिए IM इज इक्वल्स टू व्हाट? Z, सॉरी I0 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय IC का स्क्वायर होगा ना, I0 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय IC का स्क्वायर। ये आपसे मुझे क्या पता चल जाएगा? IM पता चल जाएगा। मतलब देखिए RC, देखिए आपने क्या किया है, आपने सबसे पहले क्या किया, वाटमीटर की रीडिंग ली, रीडिंग को क्या किया, रीडिंग इज इक्वल्स टू जो नो लोड करंट जो था उस करंट का स्क्वायर किया मल्टीप्लाई बाय RC, ठीक है। क्योंकि अपन को पता है कि जो भी पावर आएगी वो RC में लॉस होगा उसका, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चल गया? यहाँ से देखिए वही मुझे यह पता चल गया, RC इज इक्वल्स टू P0 अपॉन I0 स्क्वायर पता चल गया। IM का वैल्यू से क्या पता चल गया? वहाँ से मुझे RC से मुझे IC पता चल गया, IC से मैंने क्या पता कर लिया? IM पता कर लिया। IM कैसे पता किया? मुझे I0 तो पता ही था, रीडिंग ऑफ आईमीटर तो पता ही था, तो I0 का स्क्वायर माइनस IC का स्क्वायर, उसका अंडर रूट ले लिया, IM पता चल गया। IM पता चल गया, IM से क्या पता चल जाएगा? XM। कैसे पता चलेगा? देखिए IM इज इक्वल्स टू VS अपॉन XM, सो XM इज इक्वल्स टू VS अपॉन IM, VS अपॉन व्हाट? IM। और आपको पता है कि IM कैसा होगा? IM विल भी प्योरली 90 डिग्री लैगिंग होगा किसको? सप्लाई वोल्टेज को, क्योंकि प्योर इंडक्टर में जाने वाला कंपोनेंट का करंट होगा IM, ठीक है। तो यहाँ से अपन को क्या पता चलेगा? यहाँ से अपन को XM पता चल जाएगा, यहाँ से अपन को RC पता चल जाएगा, ठीक है। RC पता चल गया, XM पता चल गया, IC पता चल गया, IM पता चल गया, और नो लोड का पावर फैक्टर पता चल गया। सारी बातें अब आपको क्या होगी? नोन हो गई। सारी बातें आपको क्या हो गई? अभी नोन हो गई। इसका मतलब क्या? जो नो लोड टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर, या मैं कह सकता हूँ कि ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर जो कंडक्ट की जाती है उसका मेन इंटेंशन ये होता है कि नो लोड पे जो लॉसेस होते हैं वो लॉसेस तो हमें पता चल गए, किससे? वाटमीटर की रीडिंग से वो लॉसेस पता चल गए। क्या पता चल गया? वाटमीटर की रीडिंग से वो लॉसेस मुझे पता चल गए। अब इसमें एक बात ये भी मुझे पता चल गई कि भाई उसमें अगर जो पैरामीटर्स होते हैं ट्रांसफार्मर के, जो कोर के पैरामीटर्स है खास करके RC और XM, इनके वैल्यूज भी मुझे पता चल गए। इनके वैल्यूज भी क्या हो गए? मुझे पता चल गई है। तो एक बात बहुत अच्छे से आपको पता चल गई, ठीक है। ये होता है बेसिकली द पर्पस ऑफ ओपन सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर। क्या होता है? ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर की जो टेस्ट होता है उससे क्या पता चलता है आपको? RC और XM के वैल्यूज पता चलते हैं, नो लोड पे कितने लॉसेस और ए लॉसेस पता चलते हैं, ठीक है। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में, दैट इज शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। देखिए अब अपन बात करते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर की। क्या लिखा मैंने हेडिंग? शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो देखिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि दोनों में से किसी एक वाइंडिंग को आपको क्या करना है? शॉर्ट करना है। क्या करना है? शॉर्ट करना है, ठीक है। अब किसको शॉर्ट करना है और किसको नहीं करना है ये आपके ऊपर डिपेंड है। एक वाइंडिंग को शॉर्ट करना है, दूसरी वाइंडिंग को सप्लाई देना है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है ना, हाई वोल्टेज वाइंडिंग पे सप्लाई दिया जाता है, जो लो वोल्टेज वाइंडिंग होती है उसको क्या किया जाता है? उसको क्या किया जाता है? अपन शॉर्ट किया जाता है। अब लो वोल्टेज वाइंडिंग को शॉर्ट कर रहे हैं और हाई वोल्टेज वाइंडिंग को अपन सप्लाई दे रहे हैं, ऐसा क्यों? ठीक है, देखिए
अगर सपोज मैं मान लूँ कि इसके पहले मैंने 110/220 kVA का ट्रांसफार्मर कंसिडर किया था। सपोज अगर मैं मान लूँ कि मेरे पास 220/110 का ट्रांसफार्मर है, आप किसी को भी कहीं पे भी सप्लाई दे सकते हैं, किसी को भी शॉर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना कि अगर सपोज ये लो वोल्टेज वाइंडिंग है, इसका मतलब इस साइड का करंट कैसा होगा, ज़्यादा होगा, इस साइड का करंट कैसा होगा, ज़्यादा है। लो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, इसका मतलब क्या, इस साइड का करंट कैसा होगा, कम होगा। ये मैंने आपको बताया भी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, इस वाइंडिंग का करंट कम होगा, इस वाइंडिंग के क्या हो जाएगा, ज़्यादा करंट होगा। अगर इस वाइंडिंग का करंट बहुत ज़्यादा है तो उसने रेंज के मीटर्स अपने पास अवेलेबल नहीं है, तो क्या करेंगे, इस वाइंडिंग का करंट कम है, इस वाइंडिंग का करंट ज्यादा है, जिस वाइंडिंग का करंट कम है उस साइड पे सप्लाई दो, उस साइड जो अवेलेबल मीटर से उससे आप मेजर कर लो ना यार, क्यों यहाँ पे इतने ज्यादा करंट के लिए जा रहे हैं, और उसमें अगर हो सके शॉर्ट सर्किट, मतलब कुछ शॉर्ट सर्किट ही कर रहे हैं वैसे तो, कुछ अगर डैमेज होने के चांसेस है, वो इतने बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज वाइंडिंग के कॉन्टैक्ट में कोई आए और प्रॉब्लम हो गया, तो चांसेस है कि मतलब इसको न दे, मतलब कुछ भी मतलब प्रॉब्लम हो सकते हैं। और दूसरी बात क्या है ना कि इतने हाई रेंज के मीटर अपने पास ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते, इससे बेटर है कि अपन क्या करते हैं, जो लो करंट साइड होगी उस लो करंट साइड पे अपन क्या करते हैं, मीटर सप्लाई करते हैं, उस साइड पे सप्लाई देते हैं। और जो हाई करंट साइड होगी, मतलब जिस वाइंडिंग का करंट ज़्यादा होगा, उस वाइंडिंग को अपन क्या करते हैं, उस वाइंडिंग को अपन शॉर्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है, जिस वाइंडिंग का वोल्टेज हाई है उस वाइंडिंग का करंट कम होगा, जिस वाइंडिंग का वोल्टेज लो है उस वाइंडिंग का करंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। वोल्टेज लो, करंट ज़्यादा, करंट कम, वोल्टेज ज़्यादा, बस और कुछ नहीं है, यही सिंपल है। तो देखिए जैसे कि मैंने इसके पहले जो ओपन सर्किट टेस्ट कंडक्ट किया था उसमें मुझे वॉट मीटर की जरूरत पड़ी थी, उसमें मुझे एमीटर की जरूरत पड़ी थी और वोल्ट मीटर की जरूरत पड़ी थी। सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं अप्लाई करने वाला हूँ, बस इसमें उसमें क्या किया था मैंने, उसमें मैंने ओपन किया था, यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, शॉर्ट करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, शॉर्ट करने वाला हूँ। देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे क्या कनेक्ट किया जाएगा, वोल्ट मीटर, तो ठीक है वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या कनेक्ट करूँगा, एमीटर, एमीटर पहले ठीक है ना, मैं वाट मीटर कनेक्ट कर देता हूँ, वाट मीटर, ये वाट मीटर में कनेक्ट कर दिया। वाट मीटर के 4 कनेक्शंस, एम 4 टर्मिनल, सॉरी एम, एल, सी एंड वी। और यहाँ पे क्या कनेक्ट करूँगा, एमीटर कनेक्ट कर दूंगा। क्या कनेक्ट कर दूंगा, एमीटर। तो देखिए मेरे पास ये एमीटर कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पे क्या मेरे पास एक सप्लाई होगा, क्या होगा, सप्लाई। अब वहाँ पे जो सप्लाई था, सप्लाई कैसे था, वेरिएबल था। सप्लाई वेरिएबल क्यों था, क्योंकि जब तक आपके वाइंडिंग के अक्रॉस में रेटेड सप्लाई नहीं आ रहा है तब तक उसको वेरी करना था, इसके लिए। अब इसमें थोड़ा चेंज करने वाला हूँ मैं, किसमें, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या होगा, यहाँ पे भी सप्लाई वेरिएबल होगा, लेकिन वहाँ पे मैं रेटेड वोल्टेज आना चाहिए, इसके लिए क्या कर रहा था मैं, इसके लिए मैं वोल्ट मीटर को देख रहा था, उसका रीडिंग देख रहा था। अब मुझे रेटेड करंट आनी चाहिए, इसके लिए मैं क्या देखूंगा, एमीटर के रीडिंग को देखूंगा। क्या करूंगा, एमीटर के रीडिंग को देखूंगा। समझ में आ रहा है बात। तो सबसे पहले देखिए मेरे पास सेटअप रेडी हो गया, मैंने डिसाइड कर लिया किसको सप्लाई देना है, किसको शॉर्ट करना है। इस वाइंडिंग को मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाइंडिंग को मैं शॉर्ट कर दिया, इस वाइंडिंग को मैंने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब ये वाइंडिंग कौन सी है, अब ये वाइंडिंग कौन सी है, लो वोल्टेज वाइंडिंग है कि जिसका करंट क्या होगा, ज्यादा होगा। अब सप्लाई कौन से साइड पे दिया है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग पे, कि जिसका करंट कैसा होगा, कम होगा, जिसका करंट कैसा होगा, कम होगा। अब मुझे एक बात ये भी और पता चल गई कि भाई अगर ठीक है इसका करंट अगर कम है, इस साइड में मैं सप्लाई दे दिया, मैं इंस्ट्रूमेंट भी लगा दिया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे क्या करना है, मुझे बस कुछ नहीं करना है, इस जो मेरे पास सप्लाई वोल्टेज जो है उसको उस तरीके से मुझे इसको है ना, सोर्स को इस तरीके से वैरी करना है, सो डैट मेरे सर्किट में से करंट कैसे हो जाएगी, रेटेड करंट मिल जाए मुझे। क्या हो जाएगी, मेरे सर्किट में क्या होगा, रेटेड करंट मिल जाएगी। अगर मेरे सर्किट में रेटेड करंट फ्लो होना शुरू कर दिया, उस टाइम पे मैं क्या करूंगा, उस टाइम पे मैं सप्लाई वोल्टेज को वेरी करना बंद कर दूंगा। लेकिन सवाल यह है, एक्सक्यूज मी, सवाल ये कि सर मुझे पता कैसे चलेगा कि उसमें रेटेड करंट फ्लो हो रहा है। भाई आपने एमीटर किस बात के लिए लगाया है, एमीटर किस बात के लिए लगा है, अरे एमीटर तो बहुत मतलब उसका मेन इंटेंशन वही यही है ना, वहां पे देखने का कि मतलब उसमें से करंट कितनी जा रही है, उसमें से करंट कितनी जा रही है, ठीक है ना। तो रेटेड करंट पता चलनी चाहिए, इसके लिए अपन को एमीटर देखना पड़ेगा कंटिन्यूसली। जैसे भी आपके पास रेटेड करंट तक पहुंच गए, रेटेड करंट तक पहुंचने के बाद इसको वेरी करना बंद कर देना है आपको, ठीक है। अब इस कंडीशन में देखिए आपको क्या पता चल रहा है, इस कंडीशन में तो भाई आपके पास जो सेकेंडरी कैसे शॉर्ट सर्किटेड है, शॉर्ट सर्किट है, इसका मतलब क्या ऑब्वियस है कि यहाँ पे क्या पता चल रहा है, यहाँ पे आपके पास क्या है ना, शॉर्ट सर्किट है, तो क्या है ना, यहाँ पे पाथ कंप्लीट हो रहा है। अगर पाथ कंप्लीट हो रहा है तो ऑब्वियस उसमें से करंट फ्लो होगी, क्या फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो पूरा शॉर्ट होगा, इसका मतलब इसमें तो पूरी करंट फ्लो होगी, इसमें तो मतलब ये तो जला जाएगा, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं भाई। उसको उस बात के लिए मतलब बनाया होता है कि रेटेड करंट फ्लो से उतने करंट को तो आराम से झेल लेगी वो वाइंडिंग। इसीलिए तो मैं यहाँ पे क्या किया, एमीटर कनेक्ट किया, और इसीलिए तो मेरे पास सप्लाई कैसा वेरिएबल है और कंटिन्यूसली मुझे देखना है एमीटर की ओर कि उसमें से रेटेड करंट फ्लो हो रही नहीं हो रही। जैसे भी रेटेड करंट फ्लो होना शुरू कर दिया उसी टाइम पे मैं उसको चेंज करना बंद कर दूंगा। और रेटेड करंट इस वाइंडिंग का और रेटेड करंट ऑफ दिस वाइंडिंग दोनों का अलग अलग होता है। मैंने बोला ना इसका करंट ज्यादा होगा और इसका करंट कैसा होगा, कम होगा। ये भी आपको बहुत अच्छे से समझना है। इससे पता चलता है कि इसका जो डायमीटर होगा और मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा इस
वाइंडिंग का और एरिया क्रॉस सेक्शन जो होगा इस वाइंडिंग का, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग होगा। कैसे अलग अलग होगा सर, कैसे बता रहे हो आप? देखिए कैसे होगा, दोनों के रेजिस्टेंसेस भी अलग होने वाले। देखिए कैसे होगा, मुझे एक बात बोलिएगा, इस वाइंडिंग का करंट कैसा है, करंट कैसा होता है, करंट I इज इक्वल्स टू V बाय R, जेड होता है वैसे अगर देखा जाए तो, लेकिन ठीक है ना, बस मान के लिए आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। I का वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब क्या, R का वैल्यू कम है। किसका वैल्यू कम है, R का वैल्यू कम है। R का वैल्यू कम है, इसका मतलब क्या, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। ये क्या है, कम है। ये कम कब हो सकता है, जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ज्यादा। इसका मतलब क्या, ये वाला जो वाइंडिंग होगा, दिस वाइंडिंग विल बी व्हाट, वाह, इस वाइंडिंग का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो क्या होगा, थोड़ा मोटा होगा, ज्यादा होगा, बड़ा होगा इस वाइंडिंग का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। किस वाइंडिंग का, इस वाइंडिंग का। इस वाइंडिंग का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो इसका मतलब उसमें जाने वाले करंट ज्यादा होगी, इस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है ना। सिमिलरली इसके अपोजिट इसमें होने वाला, क्योंकि इस वाइंडिंग का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, कम होगा, तो रेजिस्टेंस कैसा होगा, ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कैसे होगी, कम होगी। इतना समझ में आ रहा है? ये सारी बातें आपका मतलब बेसिक का पार्ट होता है, बेसिक लेकर देखा जाए तो बेसिक्स में आप सब पढ़े होते हैं, लेकिन ठीक है बीच में आकर इसके लिए मैं समझा दिया उसको भी, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, इसमें करंट ज्यादा फ्लो होगा और इस वाइंडिंग का भी खुद का कुछ रेजिस्टेंस होगा, इस वाइंडिंग का भी खुद का कुछ रिएक्टेंस होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। और अपन क्या करते हैं, मैंने बताया आपको इसके पहले के वीडियोस में कि जब भी अपन ट्रांसफार्मर की कुछ भी पैरामीटर है, कुछ भी चीज अगर अपन को डिटरमाइन करनी होती है तो अपन क्या करते हैं, अपन कुछ नहीं, बस उसको क्या करते हैं, उस सर्किट को अपन क्या करते हैं, किसी एक साइड में उसको ट्रांसफर करके उसके पैरामीटर्स निकाल लेते हैं, और कुछ नहीं, बहुत आसान होता है। वैसे अपन क्या करेंगे, इसका भी स्टडी करेंगे, वैसे देखेंगे इसमें किस तरीके से आने वाले होते हैं, उसके पैरामीटर्स वगैरह सारी चीजें देखेंगे। तो आपको एमीटर से पता चल गया, ठीक है, एमीटर का रीडिंग देख लिया। सर वोल्ट मीटर क्यों लगाया फिर आपने उस टाइम पे, जैसे मैंने उसमें बोला था नो लोड पावर फैक्टर कैसे निकालोगे, इसमें कैसे निकालोगे, इसमें तो देखिए वाट मीटर से तो रीडिंग पता चल जाएगी, पावर पता चल जाएगी। पावर क्या होता है, पावर P इज इक्वल्स टू वी आई कॉस पाई होगा, V पता चल जाएगा यहाँ से, करंट पता चल जाएगा, V पता चल जाएगा, I पता चल जाएगा, कॉस पाई कैसे लेके आओगे, शॉर्ट सर्किट पावर फैक्टर जो होगा वो कैसे पता चलोगे, नहीं पता चलेगा ना। उसके लिए क्या करेंगे, मैंने अलग अलग सेपरेट वोल्ट मीटर एमीटर कनेक्ट कर दिए थे। क्या कनेक्ट कर दिए थे, सेपरेट वोल्ट मीटर एमीटर कनेक्ट कर दिए थे। वैसे अगर देखा जाए ना, जब इस वाइंडिंग में से रेटेड करंट फ्लो होगी उस टाइम पे, अगर वोल्टेज का वैल्यू देखा जाए, सप्लाई वोल्टेज का, तो उसका वैल्यू देखा जाए ना बहुत कम होगा। ऐसा बोला जाता है कि 8 से लेके 8 to 12%, बोला जाए तो मैक्सिमम 8 से लेके 10%, 12% तक, मैक्सिमम 8 से 10 या 12 बोल सकते हो आप। 8 to 10% क्या होगा रेटेड वोल्टेज का, 8 to 10% वोल्टेज यहाँ पे होगी। कितनी होगी मैं लिख देता हूँ चाहे तो, यहाँ पे 8 to 10% क्या होगी रेटेड वोल्टेज का, ये होगा 8 to 10% ऑफ रेटेड वोल्टेज। इतना वोल्टेज क्या होगा, इतना वोल्टेज क्या होगा आपका सप्लाई वोल्टेज होगा, मतलब इतना वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज होगा जब अपनी कॉइल में से कितना करंट फ्लो होगा, अपनी कॉइल में से जब रेटेड करंट फ्लो होगा तब सप्लाई वोल्टेज बहुत ही कम होगा, 8 to 10% ऑफ द सप्लाई वोल्टेज होगा, ठीक है। ये अपन को पता चल गया। अब ये तो पता चल गया, ये तो सर इसके रिजल्ट कैसे पता करेंगे अपन, रिजल्ट पता करना है ना अपन को, इस वाइंडिंग के रिजल्ट अगर पता करना है, मतलब रेजिस्टेंस इंडक्टेंस क्या क्या पता करना है, उसके रिजल्ट, उसका एनालिसिस करते हैं अभी। सो रिजल्ट्स ऑफ शॉर्ट सर्किट टेस्ट, क्या रिजल्ट्स ऑफ शॉर्ट सर्किट टेस्ट, देखिए उसके रिजल्ट्स क्या आने वाले, रिजल्ट्स ऑफ शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ठीक है। अब अगर सपोज मुझे उसके रिजल्ट पता करने हैं तो देखिए मैं उसको कैसे पता करूँगा। रिजल्ट्स ऑफ शॉर्ट सर्किट टेस्ट में रीडिंग ऑफ एमीटर आएगी, रीडिंग ऑफ एमीटर जो आएगा वो देखिए मुझे क्या बताने वाला है, शॉर्ट सर्किट करंट बताएगा मुझे और कुछ नहीं, ठीक है। दिस विल बी ISC, शॉर्ट सर्किट करंट पता चलेगा, ठीक है। और शॉर्ट सर्किट करंट किसके बराबर होगा भाई, कब तक उसको वारी करना था आपको, जब तक रेटेड करंट फ्लो ना हो तब तक। अब रेटेड करंट किसकी, प्राइमरी की सेकेंडरी की, जिस साइड पे सप्लाई लगा है उस साइड का, वो सप्लाई किस साइड लगा है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग की तरह, तो उसका रेटेड करंट और शॉर्ट सर्किट करंट कैसे होंगे भाई, दोनों सेम होंगे। दोनों कैसे होंगे भाई, दोनों सेम होंगे, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, ठीक है ना। सो दिस विल बी इक्वल्स टू ISC एंड ISC विल बी इक्वल्स टू I रेटेड, ठीक है। रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर क्या बताने वाले आपको, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर क्या बताने वाला आपको, दिस इज इक्वल्स टू रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर V इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू व्हाट, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज VSC, इट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू व्हाट, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज VSC। जो शॉर्ट सर्किट वोल्टेज होगा ना बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 8 to 10% ऑफ
शॉर्ट सर्किट वोल्टेज बस मैं ऐसा लिख देता हूँ चाहे तो, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 8 to 10% ऑफ वी रेटेड। अब एक वी रेटेड मतलब किसका रेटेड, जो प्राइमरी साइड मतलब जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है उसका जो रेटेड वोल्टेज होगा 8 to 10% इसके बराबर होने वाला है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं जो वाटमीटर की जो रीडिंग आएगी वो क्या बताएगी आपको, रीडिंग ऑफ वाटमीटर इज गोइंग टू गिव मी द रिजल्ट्स ऑफ शॉर्ट सर्किट पावर, रिजल्ट्स ऑफ व्हाट, शॉर्ट सर्किट पावर। सो रीडिंग ऑफ वाटमीटर वो क्या देगा मुझे, रीडिंग ऑफ वाटमीटर विल गिव मी शॉर्ट सर्किट पावर। मैं इसको चाहे तो बोल भी देता हूँ, चाहे तो PSC शॉर्ट सर्किट पावर, this is going to be equals to what, this is going to be equals to VSC multiplied by ISC multiplied by cos of phi SC multiply by what, cos of phi SC, ठीक है। तो ये अपन के पास क्या आने वाला है, this is going to be the reading of wattmeter which is going to be equals to V short circuit multiply by I short circuit and multiply by cos of short circuit multiply by what, cos of short circuit। तो बेसिकली अपन को ये जो तीन रिजल्ट है ये रिजल्ट अपन को मिलने वाले हैं बाय परफॉर्मिंग द शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर। अब इस टेस्ट को परफॉर्म करने के बाद इसमें देखिए शॉर्ट सर्किट पावर फैक्टर अपन के पास आ रहा है, शॉर्ट सर्किट करंट आ रहा है, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज है। इसमें से अगर अपन को देखा जाए तो शॉर्ट सर्किट पावर फैक्टर का कैलकुलेशन कैसे करोगे, कुछ नहीं, जैसे उसमें किया था वैसे कीजिएगा, बहुत ही आसान है। कैसे देखिए, शॉर्ट सर्किट पावर PSC या आप चाहे तो उसको PSC इज इक्वल्स टू रीडिंग ऑफ वाटमीटर, ठीक है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। W इज नथिंग बट व्हाट, रीडिंग ऑफ वाटमीटर, मैं ऐसा बोल रहा हूँ उसको, ठीक है। PSC इज इक्वल्स टू W इज नथिंग बट व्हाट, रीडिंग ऑफ वाटमीटर। आप चाहे तो दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं, बस आपको पता रहे इसके लिए, क्योंकि कुछ बुक में तो W को डायरेक्टली क्या बोल देगा, WSC बोल देगा, शॉर्ट सर्किट पावर बोल देगा, रीडिंग ऑफ वाटमीटर क्या होगा, दिस विल बी नथिंग बट रीडिंग ऑफ वाटमीटर है, ठीक है। सो W कुछ बुक में ऐसा लिखा होगा, ठीक है, आपके लिए लिख देता हूँ, WSC इज इक्वल्स टू VSC मल्टीप्लाई बाय ISC मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ phi SC। देखिए आपको एमीटर से पता चल जाएगा, वोल्टमीटर से पता चल जाएगा, और एक किससे पता चल जाएगा, वाटमीटर से पता चल जाएगा। कॉस phi SC तो नहीं पता चलेगा ना, नहीं पता चलेगा, तो कॉस phi SC विल बी इक्वल्स टू WSC अपॉन ISC मल्टीप्लाई बाय VSC मल्टीप्लाई बाय व्हाट, VSC, ISC मल्टीप्लाई बाय VSC, इतना पता चल गया। तो कॉस phi SC आप आराम से निकालो, क्या करोगे, कॉस phi SC आप आराम से पता कर लोगे, जैसे मैंने उसमें बोला था वैसे इसमें भी देख लेते हैं। तो इसमें देखा जाए तो अब पहले मैं क्या करता हूँ ना, इसका ना इक्विवेलेंट सर्किट बना देता हूँ। क्या करता हूँ मैं, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाता हूँ। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट देखिए किस तरीके से आएगा, उसका जो इक्विवेलेंट सर्किट आएगा मैं उसको यहाँ पे बना के देता हूँ, ठीक है। दिस विल बी कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू में क्या कर रहा हूँ, जो मेरे पास जो नो लोड सर्किट जो कोर का सर्किट होता है वो क्या होता है, क्लोज टू द क्या होता है, क्लोज टू दी जो आपके पास वाइंडिंग होता है उसके अक्रॉस में होता है। अब मैं उसको ना थोड़ा पहले निकाल ले रहा हूँ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इसको अप्रॉक्सीमेट सर्किट अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट बोलते हैं उसको। अप्रॉक्सीमेट इसके लिए बोलते हैं क्योंकि अपन उसका पोजीशन चेंज कर देते हैं, तो उसकी वजह से थोड़े वैल्यूज इधर उधर हो सकते हैं, ठीक है। देखिए ठीक है, अब देखिए और ये इसको मैंने क्या किया, इस वाइंडिंग को मैंने शॉर्ट किया है, इस वाइंडिंग को क्या किया मैंने शॉर्ट किया है। देखिए आप देख सकते हो दिस इज शॉर्ट इट, समझ में आ रही बात। अगर मैं उसको शॉर्ट कर दिया तो देखिए दिस इज गोइंग टू बी R1, दिस इज गोइंग टू बी JX1, सिमिलरली दिस इज गोइंग टू बी R2 एंड दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, JX2। इस तरीके से आ रहा है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो मैंने कनेक्ट किया होगा वो सप्लाई कनेक्ट किया होगा, क्या कनेक्ट किया होगा, सप्लाई कनेक्ट कर दिया होगा मैंने, ठीक है। इस तरीके से ये क्या होगा आपके पास, दिस इज गोइंग टू बी RC, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, JXM, दिस इज गोइंग टू बी JXM। अब मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि ये जो सर्किट होता है आपके पास, कोर जो होता है, कोर का स्ट्रक्चर कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, लेकिन मैंने क्या किया उसको यहाँ से उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया। इसके लिए रख दिया क्योंकि मुझे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएंगे इसके लिए, और कुछ नहीं उसका मतलब। आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि सर इससे कुछ होगा क्या, कैलकुलेशन में थोड़े चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन जो आते हैं बहुत ही अप्रॉक्स, मैंने बोला था ना ट्रांसफार्मर तो अपन को 99% एफिशिएंसी देता है, मैक्सिमम एफिशिएंसी देखा जाए तो उसके बहुत मतलब उसके रिजल्ट तो बहुत ही क्लोज होते हैं, क्लोज टू परफेक्ट रिजल्ट होते हैं। इससे भी आएंगे तो बहुत अच्छे आएंगे। तो देखिए यहाँ से जो आएगा मेरे पास, यहाँ पे जो मैं कनेक्ट करूँगा, क्या कनेक्ट करूँगा मैं यहाँ पे, आई विल कनेक्ट है सप्लाई, तो एक सप्लाई कनेक्ट कर दूंगा, एक सप्लाई मैं कनेक्ट कर दूंगा,
ठीक है। इस तरीके से मैं सप्लाई कनेक्ट कर दूंगा, सप्लाई वोल्टेज जो होगा उसको मैं वी एस बोल दे रहा हूँ, और दिस इज गोइंग टू बी वेरिएबल, ठीक है। इस तरीके से अब मैंने क्या किया था, मैंने बोला कि ये जो मैंने पोजीशन जो चेंज किया किसका, एक कोर का स्ट्रक्चर का, इसके पहले तो यहाँ पे था, अब मैंने इसको यहाँ पे चेंज कर दिया। बस कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू मैंने क्या किया, उसको पोजीशन डिस्प्लेस किया, उसको पोजीशन क्या किया मैंने, रिप्लेस कर दिया। यहाँ से मैं यहाँ पे लेके आऊँ, कैलकुलेशन आसान हो जाएंगे इसके लिए। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे क्या पता है, मुझे तो बात पता है कि इसमें भी रेटेड करंट फ्लो होने वाली है, उसके अकॉर्डिंग इसमें भी रेटेड करंट फ्लो होगी, ठीक है भाई, रेटेड करंट तो फ्लो होगी। अब मैं क्या करता हूँ, इस सर्किट को मैं इस साइड के लिए ट्रांसफर कर लूँगा। अब इसको ट्रांसफर कैसे करते हैं, मैंने सेपरेट एक वीडियो भी बनाया कि रेफरिंग ऑफ ट्रांसफार्मर पैरामीटर्स, उसके पैरामीटर्स को रेफर कैसे करते हैं आपको बहुत अच्छे से पता है, ऐसा मान के चल रहा हूँ, और वो वीडियो आपने बहुत अच्छे से देखा है भी, मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए मैं उसको अगर देखूँ तो ट्रांसफार्मर के पैरामीटर देखिए अभी रेफर हो गए, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने उसको रेफर कर लिया, तो रेजिस्टेंस ऐड हो जाएंगे उसमें R1 प्लस, देखिए ठीक है, मैं उसको और अच्छे सिंपल कर देता हूँ चाहे तो, ठीक है। इस तरीके से दिस इज R1, दिस इज JX1, दिस इज रेफर टू प्राइमरी साइड R1 डैश, दिस इज रेफर टू प्राइमरी साइड, दिस इज व्हाट X1 डैश, ठीक है। इस तरीके से ऐसा, इस तरीके से नहीं लो, यहाँ से सप्लाई आएगा, ठीक है। इस तरीके से मैं अभी जो रीडिंग वगैरह आए थे उनको ऐसा मैं कंसिडर कर लिया कि मैंने मेजर कर लिया। अब मैं जो भी एनालिसिस कर रहा हूँ किसका कर रहा हूँ, जो मेरे पास जो सर्किट है उस सर्किट का एनालिसिस में कर रहा हूँ। अब मुझे अब यहाँ से एक बात देखना है कि भाई यहाँ पे देखिए मेरे पास जो टोटल इंपीडेंस आएगा इस सर्किट का इंपीडेंस देखिए कैसा आएगा, इस सर्किट का इंपीडेंस आएगा Z इज इक्वल्स टू R1 प्लस R1 डैश प्लस JX1 प्लस X1 डैश, मेरे पास क्या आएगा, एक इंपीडेंस आएगा, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी RT plus this will be what, this will be JXT and this will be what, this will be total impedance, this will be what, total impedance। अब सवाल होगा कि इसको कैसे एस्टिमेट करें, इसको कैसे एस्टिमेट करें, ऐसा सवाल होगा। कुछ लोग ऐसा बोल रहे होंगे कि सर ओके ठीक है, आपने जो लिया है कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने जो बोला था कि इसको अपने ये जो सर्किट है आपको स्ट्रक्चर, मतलब जो कोर का स्ट्रक्चर है आप उसको एक यहाँ से यहाँ उठा के लेके आए, मतलब यहाँ पे लेके आए, ठीक है। देखिए जब करंट फ्लो होगा ना आपके सर्किट में, तो यहाँ से जो आपके पास आई रेटेड आएगा, क्या आएगा, आई रेटेड आएगा। कुछ लोग सोचेंगे कि सर केसीएल सेटिस्फाई होने के लिए कुछ करंट इधर भी जाएगा और कुछ करंट इधर भी जाएगा, ठीक है, करंट इधर जाएगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। लेकिन इनके जो वैल्यूज होते हैं ना आरसी के और एक्सएम के, इनके वैल्यूज बहुत बड़े होते हैं। इसके पहले मैं बताया भी कि 350 500 ऐसे कुछ, तो उसके बहुत ज़्यादा होते हैं उनके वैल्यूज। तो ये वाले इतनी ज़्यादा करंट, मुझे एक बात बोलिएगा, ये लो रेजिस्टेंसेस रिएक्टेंसेस होते हैं, इनका पाथ फॉलो करेगा, इनका पाथ फॉलो करेगी, इसमें जाएगा, ऐसी बात नहीं, बहुत कम जाएगा, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट बोला जाता है, इतना कम करंट जाएगा इसमें। तो इन दोनों के मतलब इस पाथ के कंपैरिजन में इसमें जो करंट चली जाएगी बहुत ज़्यादा चली जाएगी, क्योंकि इनके वैल्यूज बहुत ही कम होते हैं। इनके वैल्यूज कैसे होते हैं, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के जो पैरामीटर्स होते हैं बहुत ही कम वैल्यूज होते हैं, तो ऑब्वियसली करंट विल ऑलवेज फॉलो द लीस्ट इंपीडेंस पाथ, करंट विल ऑलवेज फॉलो द व्हाट, लीस्ट इंपीडेंस पाथ। तो आपका करंट कैसा होगा, इस साइड में क्या हो जाएगा, फ्लो होगा, इस साइड में आपका करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो इस साइड से अपन का करंट फ्लो हो रहा है। अब अपन ने क्या किया ना, करंट फ्लो हो रहा था, अपन ने ZT निकाल लिया, RT निकाल लिया, XT निकाल लिया, उस करंट फ्लो हो रहा है, वो रीडिंग है, रीडिंग से, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन RT XT मैं तो बोल दिया कि मान के चल रहा हूँ कि मैंने उसको एस्टिमेट कर रहा है, लेकिन उसको एस्टिमेट कैसे करते हैं, उसको एस्टिमेट करने के लिए ही शॉर्ट सर्किट टेस्ट यूज़ करते हैं। इसलिए मैं बोल दिया कि मैंने मान के पता कर लिया कि मुझे पता चल गया। अब देखिए कैसे पता करेंगे, RT को कैसे पता करेंगे और XT को कैसे पता चलेंगे। सिंपल एक थोड़ा दिमाग लगा के देखिए, जो उसमें मैंने बोला था कि जो भी पावर आएगा किसमें लॉस होगा, पावर लॉस रेजिस्टेंस में होगा। सिमिलर कंसेप्ट इसमें भी लगाना है कि जो भी पावर आएगा किसमें लॉस होगा, रेजिस्टेंस में। लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस कैसा होगा, टोटल रेजिस्टेंस होगा, प्राइमरी का भी सेकेंडरी का भी। उसको मैंने क्या नाम दिया है, उसको मैंने नाम दिया RT। RT इज व्हाट, इट इज नथिंग बट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोथ द वाइंडिंग्स, ठीक है। इसको लो RT। और XT इज व्हाट, XT इज द टोटल रिएक्टेंस ऑफ द सिस्टम, टोटल रिएक्टेंस ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। इस तरीके से अब मेरे पास जो भी कुछ आने वाला होगा, जो भी सर्किट में ये पावर आएगा, वो पावर देखिए कैसे आएगा। पावर आने वाला था WSC इज इक्वल टू VSC ISC cos phi SC, यहाँ से cos phi SC पता चल गया। अब मुझे क्या पता करना है, मुझे रेजिस्टेंस RT का वैल्यू पता करना है। कैसे पता करोगे, कुछ नहीं भाई, जो शॉर्ट सर्किट पावर है ना PSC इज इक्वल्स टू व्हाट,
ISC का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R टोटल कर दो, क्योंकि टोटल पावर तो उसमें लॉस होने वाला है, तो टोटल पावर करने से आपको तो आराम से RT का वैल्यू पता चल जाएगा। कैसे पता चला गया? अरे इसमें क्या बड़ी बात है यार, RT तुम्हें बस क्या करना है, कैलकुलेशन ही तो करना, मैथमेटिक्स और कुछ नहीं है। PSC अपॉन व्हाट, PSC अपॉन व्हाट, ISC का स्क्वायर, यहाँ से RT पता चल जाएगा भाई। अपन को क्या पता चल जाएगा? RT पता चल जाएगा, बिल्कुल सही है। और कैसे करोगे? RT पता चल गया, XT कैसे पता करोगे? अच्छा, XT कैसे पता करोगे? देखिए आपको ZT पता है? नहीं पता है सर। अरे पता है, कैसे भाई? ZT पता नहीं आपको, क्या करोगे? इसमें आने वाली करंट और इसका टोटल वोल्टेज कर दो, उन दोनों का रेशियो ही तो क्या होगा? ZT। कैसे? देखिए शॉर्ट सर्किट वोल्टेज पता है, वोल्टमीटर से पता है। शॉर्ट सर्किट करंट पता है, बिल्कुल पता है। कैसे पता है? वोल्टमीटर एमीटर की रीडिंग है तो अपन को शॉर्ट सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट देखा, बिल्कुल सही है। तो देखिए आपके पास जो ZSC आएगा, ZSC इज नथिंग बट Z टोटल, इट विल बी द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर डिवाइडेड बाय रीडिंग ऑफ व्हाट, एमीटर। इन दोनों का जो रेशियो आएगा दैट विल बी नथिंग बट व्हाट, शॉर्ट सर्किट इंपेडेंस। और शॉर्ट सर्किट इंपेडेंस इज नथिंग बट व्हाट, इट इज गोइंग टू बी द टोटल इंपेडेंस ऑफ द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी वाइंडिंग। टोटल इंपेडेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू ZT and ZT is equals to ZSC and it is equals to VSC upon ISC। इतना समझ में आ गया? ठीक है, ये आपने अच्छे से पता कर लिया। अब अपन क्या करेंगे, अपन को सर XT कैसे पता करें? अरे भाई XT क्या है? XT नहीं पता कर पाओगे। XT इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ZT का स्क्वायर माइनस RT का स्क्वायर। अब ये तो पता है सभी को, मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कैलकुलेशन यहाँ से तो आप उसको आराम से पता कर लोगे, तो XT भी पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? XT भी पता चल जाएगा। सर इसके लिए और कोई तरीका हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है ना। कैसे? तो देखिए जो cos phi जो होता है ना, अगर मैं VSC का एंगल 0 मान लूँ, अगर मैं VSC का एंगल अगर 0 मान लूँ और cos phi को देखूँ मैं अच्छे से, cos phi इज नथिंग बट व्हाट, इट इज एंगल ऑफ ZSC। ZSC मतलब क्या? यहाँ से जो एंगल आएगा आपके पास, यहाँ से जो एंगल आएगा, कौन सा एंगल आएगा आपके पास? देखिए मैं सिंपल इसमें बता रहा हूँ, सारी बातें अच्छे से बताता हूँ। ISC इज इक्वल्स टू, अगर सपोज ये पूरी की पूरी वोल्टेज अगर इसके अक्रॉस में आ रही है तो ये क्या होगा आपके पास? टोटल इंपेडेंस आएगा। क्या आएगा? टोटल इंपेडेंस। टोटल इंपेडेंस नथिंग बट ZT इज इक्वल्स टू व्हाट, ZSC। सब कुछ सेम ही है। दिस विल बिकम व्हाट, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज डिवाइडेड बाय ZSC। और इसका कुछ तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ RT का स्क्वायर प्लस XT का स्क्वायर, यही आएगा। और इसका एंगल क्या आएगा? इसका एंगल आएगा tan इनवर्स ऑफ XT अपॉन RT, tan इनवर्स ऑफ व्हाट, XT अपॉन RT, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा VSC अपॉन ZSC एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट माइनस tan इनवर्स ऑफ XT अपॉन RT। क्या? XT अपॉन RT। और ये क्या आपके पास शॉर्ट सर्किट करंट का एंगल है। किसका एंगल है? शॉर्ट सर्किट करंट का एंगल। शॉर्ट सर्किट करंट का एंगल मतलब किसका एंगल बन रहा है? किसका एंगल बन रहा है? अरे इंपेडेंस का ही तो एंगल क्या रहे, शॉर्ट सर्किट इंपेडेंस। शॉर्ट सर्किट क्या रहा है? शॉर्ट सर्किट इंपेडेंस का जो एंगल है वही क्या है? शॉर्ट सर्किट करंट का एंगल है। इसका मतलब क्या, अगर आपको शॉर्ट सर्किट पावर फैक्टर भी पता चल जाएगा ना, तो आराम से आप क्या पता कर लोगे? RT, XT और ZT पता कर लोगे। ZT तो वैसे शॉर्ट सर्किट जो वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट इन दोनों के रेशियो से तो पता चल ही जाएगा, लेकिन जैसे भी आपको क्या पता चल जाएगा, जैसे भी आपको अगर ZC का मतलब ZSC जो है उसका अगर एंगल पता चल जाएगा तो वहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा? वहाँ से आपको RT, XT आराम से पता चल जाएंगे। कैसे पता चल जाएंगे सर? देखिए ना, मुझे एक बात बोलिए ना, क्योंकि इसका एंगल क्या होगा? इसके एंगल से देखिए मैं इन दोनों पैरामीटर को कैसे निकाल के दिखाता हूँ। आपको इंपेडेंस ट्रायंगल पता होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, नहीं पता है तो ठीक है, मैं एक बार फिर से निकाल रहा हूँ। ZSC, दिस इज RSC एंड दिस इज व्हाट, XSC। ZSC RSC, दिस इज इक्वल्स टू RT, दिस इज इक्वल्स टू XT एंड दिस इज इक्वल्स टू ZT। ठीक है, पहले बता रहा हूँ, ये इसके लिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि देखिए ZT में दोनों कंपोनेंट आने वाले हैं प्राइमरी सेकेंडरी के, और ZSC क्या होने वाला है? उन दोनों को कंटेन करने वाला है। ये सारी बातें सिंपल है, मैं समझ रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये phi SC होगा। phi SC क्यों? phi SC क्यों? अरे भाई देखिए ना, I का एंगल क्या है? I का एंगल है ये, और सप्लाई वोल्टेज जो इसका एंगल क्या, कुछ भी नहीं, मतलब क्या, 0। तो इन दोनों के बीच का एंगल ही क्या आ रहा है? ये आ रहा है। और ये एंगल किसका है? इंपेडेंस का। किसका एंगल है? इंपेडेंस का। तो इससे एक बात पता चल गई ना, जो इंपेडेंस का एंगल आने वाला होगा वही तो क्या होगा? वही तो क्या होगा? करंट का एंगल। और करंट का एंगल ही क्या है? पावर फैक्टर है। किसका? नो, जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है उसका। किसका? शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जो एंगल आ रहा है ना, किसका? इंपेडेंस का एंगल, करंट का एंगल और वोल्टेज का एंगल तो 0 है। उन दोनों के बीच का डिफरेंस है तो क्या होता है आपके पास? पावर फैक्टर एंगल होता है। पावर फैक्टर एंगल इज नथिंग बट व्हाट, इट इज गोइंग टू बी द एंगल ऑफ व्हाट, इंपेडेंस का एंगल। किसका एंगल? इंपेडेंस का। पावर फैक्टर का जो एंगल होगा दैट विल बी व्हाट, इंपेडेंस एंगल। तो ये पावर फैक्टर phi SC क्या इंडिकेट कर रहा है? पावर फैक्टर का जो एंगल है ना phi SC इंडिकेट कर रहा है।
और फाइव सी किसका एंगल है, इंपेडेंस का एंगल है। तो पता चल गया कैसे हो रहा है। तो देखिए आपको जैसे फाइव सी पता है ना, वहां से आर टी और एक्स टी भी पता कर लोगे आप। कैसे, आर टी इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू व्हाट, जेड टी कॉस ऑफ फाइव एस सी, एक्स टी इज इक्वल्स टू जेड टी मल्टीप्लाई बाई व्हाट, साइन फाइव एस सी। अब इसमें किसी को प्रॉब्लम होगा तो मुझे बताइएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं। ये जो भी कुछ मैं इतना बता रहा हूँ ना, उसमें बस मुझे अल्टीमेटली आपको यही बताना है कि जो इंपेडेंस का एंगल आने वाला है वो करंट का एंगल है, वो करंट का एंगल इज नथिंग बट व्हाट, पावर फैक्टर एंगल। क्योंकि वोल्टेज का एंगल जीरो मान के चल रहा हूँ, इसके लिए मैं उसको ऐसा बोल रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में 95% केसेस में सप्लाई वोल्टेज का एंगल जीरो देगा। नहीं दिया है इसका मतलब जीरो है, और जीरो इसका मतलब क्या, करंट का एंगल ही पावर फैक्टर एंगल है। और करंट का एंगल किससे आएगा, वो इंपेडेंस का एंगल आएगा। इंपेडेंस का एंगल ही क्या होगा, यहाँ से पता करेंगे। और जैसे भी आपको पावर फैक्टर एंगल पता चल गया ना, आप आराम से वहां से क्या पता चल जाओगे, आरटी भी पता कर लोगे, एक्सटी भी पता कर लोगे। बहुत आसानी से आप क्या करोगे, उन दोनों को पता करोगे। बहुत आसानी से क्या करोगे, आप उन दोनों को पता करोगे। अब आप में से बहुत सारे लोगों को सवाल होगा कि सर आरटी और एक्सटी, इसमें तो दोनों वाइंडिंग के पैरामीटर है, इसमें क्या है, दोनों वाइंडिंग के पैरामीटर है। अब इसमें R1 कैसे निकाले और X1 कैसे निकाले, और R2 कैसे निकाले और X2 कैसे निकाले, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कोई दिक्कत नहीं है, अब उसको आराम से निकालते हैं। क्योंकि देखिए आरटी में क्या है, आरटी क्या कंटेन करने वाला है, आरटी में दोनों साइड का एंगल होने वाला है, मतलब सॉरी दोनों साइड का रेजिस्टेंस होने वाला है। तो दोनों साइड का रेजिस्टेंस मतलब देखिए कैसे, आरटी का वैल्यू क्या है भाई, आरटी इज इक्वल्स टू R1 प्लस, देखिए मैंने क्या है ना, R2 को प्राइमरी साइड के लिए रेफर किया है। तो देखिए जिस साइड के लिए जा रहे हैं उसके नंबर ऑफ टर्न्स ऊपर डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड के नंबर ऑफ टर्न्स, तो N1 अपॉन N2 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट, R2। सिमिलरली XT का एंगल क्या होगा, XT का वैल्यू होगा XT इज इक्वल्स टू दिस विल बी X1 प्लस जिस साइड के लिए जाएगा उसके नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय N2 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट, X2। यहाँ से क्या पता चल गया, X2 पता चल गया, यहाँ से क्या पता चल गया, RT पता चल गया। बिल्कुल सही है।